आइए, आपका जो हेडिंग्स था स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो स्ट्रेटजीज का मतलब होता है, उपाय, स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो उपाय लगाना है बढ़ाने के लिए किसका? तो फूड के प्रोडक्शन का। तो ये कितने तरीके से हम लोग कितना उपाय कर सकते हैं, यानी फूड के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कितने तरह से उपाय लगा सकते हैं। तो वो उपाय क्या होगा? एनिमल ब्रीडिंग होगा। यानी एनिमल ब्रीडिंग के मदद से हम लोग फूड प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, एनिमल ब्रीडिंग। और क्या हो सकता है? तो प्लांट ब्रीडिंग भी हो सकता है, प्लांट ब्रीडिंग। और क्या हो सकता है? सिंगल सेल प्रोटीन, जिसको आप बोलते हैं SCP, सिंगल सेल प्रोटीन। क्लियर हो गया? इसमें अलगी भी आता है, कुछ बैक्टीरिया भी आता है। क्लियर हो गया? तो अलगी जो आता है इसमें क्लोरेला और स्पुरुलिना, आपका एनसीईआरटी स्पुरुलिना का चर्चा किया हुआ है। क्लियर? और क्लोरेला का भी चर्चा दूसरे साइड में किया है, लेकिन इस जगह पे स्पुरुलिना का चर्चा एक कर रखा है। क्लियर हो गया? तो सिंगल सेल प्रोटीन जो होता है ना, ये क्या होता है कि सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म होता है और वो प्रोटीन रिच होता है। एक सेल होगा और प्रोटीन रिच होगा। क्लियर हो गया? इसलिए कि उसका नाम है सिंगल सेल प्रोटीन, जिसके कारण भी क्या होता है कि फूड का प्रोडक्शन का इन्हांसमेंट होता है। तो इसमें क्या आ जाता है? सिंगल सेल प्रोटीन में स्पुरुलिना आ जाता है, स्पुरुलिना आ जाता है, क्लोरेला आ जाता है। क्लोरेला स्पेस में जो स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं वो स्पुरुलिना को यूज करता है, क्या? तो फूड के रूप में। किसको यूज करता है? स्पुरुलिना को एज ए फूड के रूप में यूज करता है, क्योंकि उसमें वो प्रोटीन रिच होता है। क्लियर? एक बैक्टीरिया होता है मिथेलोट्रोपस, ये बैक्टीरिया है। ये जो आपका है, ये आपका है बैक्टीरिया, ये है बैक्टीरिया। और ये दोनों जो है, ये है अलगी, ग्रीन अलगी। और अभी हम आप क्लासिफिकेशन में नहीं जा रहे, तो फिर इसमें स्पेशल दिमाग आपको लगाने की जरूरत नहीं है। किस किंगडम में जाएगा नहीं जाएगा ये बाद की बात है। बस इतना बोल दिया कि ये ग्रीन अलगी है, स्पुरुलिना और क्लोरेला, जो कि सिंगल सेल का है और प्रोटीन रिच है। इससे क्योंकि सिंगल सेल प्रोटीन के अंदर डाला गया है और फूड के रूप में हम लोग यूज करते हैं। तो इस तरीके से ये SCP भी क्या करता है? फूड प्रोडक्शन का इन्हांसमेंट करवाता है। और इसमें सिंगल सेल का ही ऑर्गेनिज्म आएगा। तो दो ऑर्गेनिज्म आ गया प्लांट से, स्पुरुलिना एंड क्लोरेला, और एक ऑर्गेनिज्म आ गया बैक्टीरिया से, जो मिथेलोफिलस मिथाइलोट्रोपस। कोई डाउट नहीं है? और नेक्स्ट एंड लास्ट जो आपका है, यहां पे एकदम क्लियर करिए कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट टिश्यू कल्चर। कल्चर का मतलब होता है बढ़ाना। कल्चर का मतलब बढ़ाना, यानी नंबर को इंक्रीज करवा देना। तो किसका नंबर इंक्रीज हो जाएगा? तो आगे लिखा हुआ है टिश्यू का। तो टिश्यू कल्चर करके भी हम लोग क्या करते हैं? तो फूड के प्रोडक्शन का इन्हांसमेंट करते हैं। सिंगल सेल प्रोटीन को भी ग्रो करवा के हम लोग क्या करते हैं? तो फूड प्रोडक्शन का इन्हांसमेंट करवाते हैं। प्लांट ब्रीडिंग के मदद से भी फूड प्रोडक्शन का इन्हांसमेंट करवाते हैं, और एनिमल ब्रीडिंग के मदद से भी हम लोग फूड प्रोडक्शन का इन्हांसमेंट करवाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बना के रखना है कि यदि आपको कहीं पे भी बोले कि फूड प्रोडक्शन के इन्हांसमेंट का क्या उपाय है, तो बोलना कि एनिमल ब्रीडिंग उपाय है, प्लांट ब्रीडिंग उपाय है, सिंगल सेल प्रोटीन आपका उपाय है, और आपका टिश्यू कल्चर उपाय है। टिश्यू कल्चर में बहुत सारा आता है, सोमा क्लोनल वेरिएशन वगैरह जो आता है, माइक्रो प्रोपागेशन, वो सब टिश्यू कल्चर के अंदर आता है। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन वो भी टिश्यू कल्चर के अंदर ही है।
सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद आपका हो गया माइक्रो प्रोपागेशन, ये सब किसके अंदर है? टिश्यू कल्चर के अंदर है, क्योंकि आगे चर्चा हम लोग करेंगे। रिलेटेड आपका एक टॉपिक है जो कि चैप्टर जिसका नाम है कि स्टडीज का मतलब होता है उपाय। क्लियर? तो किसका स्टडीज लगा रहे हैं, किसका उपाय कर रहे हैं? ठीक है, तो स्टडीज इनहांसमेंट, स्टडीज फॉर enhancement in food production, ये हो गया। तो यहां पे क्या कर रहे हैं कि आप स्टडीज लगा रहे हैं। स्टडीज का मतलब होता है उपाय। किसके लिए उपाय? तो इनहांसमेंट करना है। क्या करना है? तो बढ़ावा, यानी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना है, ज्यादा करना है, इनहांस कर देना है। तो किसका प्रोडक्टिविटी? तो फूड प्रोडक्शन का, यानी जो आपका फूड है उसका जो प्रोडक्शन है उसमें आपको बढ़ोतरी लाना है, तो उसके लिए उपाय करना है। क्लियर हो गया? तो यानी फूड के प्रोडक्शन में इनहांसमेंट हो जाए, बढ़ोतरी हो जाए, उसके उपाय लगाने। तो सबसे पहले हम लोग का जो फूड होगा वो है क्या, पहले ये पता होना चाहिए फूड क्या। तो हम लोग दो टाइप के फूड लेते हैं, एक होता है प्लांट या प्लांट का प्रोडक्ट, हमने प्लांट केवल लिख दिया यहाँ पे, और दूसरा होता है एनिमल या एनिमल प्रोडक्ट। तो फूड के रूप में हम लोग प्लांट का भी यूज करते हैं और एनिमल का भी यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि हम चाहते हैं कि फूड का प्रोडक्शन का इनहांसमेंट हो, तो इसका मतलब प्लांट और एनिमल के ऊपर उपाय लगाना पड़ेगा, स्टडीज लगानी पड़ेगी। उस स्टडीज के अंदर क्या क्या आएगा मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन आपको स्टडीज लगाना पड़ेगा किसके लिए? तो प्लांट के लिए। किसके लिए? तो एनिमल के लिए, क्योंकि यही आपके लिए फूड सोर्स है। प्लांट भी फूड सोर्स है और एनिमल भी फूड सोर्स है। तो पहले यहाँ पे जो हेडिंग्स है, इस हेडिंग्स को मैंने आपको क्लियर कर दिया। ये जो स्टडीज लिखा हुआ है, इस स्टडीज का मतलब होता है उपाय, इनहांसमेंट का मतलब होता है बढ़ावा, बढ़ोतरी, एंड फूड प्रोडक्शन का मतलब हो गया कि भोजन की प्रोडक्शन। तो यहां पे सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि फूड प्रोडक्शन यानी फूड क्या। तो प्लांट के रूप में भी हम लोग लेते हैं और एनिमल के रूप में भी लेते हैं। या तो प्लांट ले ले या प्लांट का प्रोडक्ट ले ले, या एनिमल ले ले या एनिमल का प्रोडक्ट ले ले, यही हमारा फूड है। तो हम जब भी फूड प्रोडक्शन को इनहांस करना चाहेंगे तो हमको करना पड़ेगा क्या? प्लांट और एनिमल की प्रोडक्टिविटी को सुधारना पड़ेगा। और जब तक प्लांट और एनिमल की प्रोडक्टिविटी नहीं सुधरेगी तब तक आपका फूड प्रोडक्शन इंप्रूव कर ही नहीं सकता है। क्लियर हो गया? तो एनिमल के लिए आता है एनिमल हस्बेंड्री, एक वर्ड आता है एनिमल के लिए, एनिमल हस्बेंड्री। तो ये जो एनिमल हस्बेंड्री होता है, इसको आप एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर ये एनिमल जो हस्बेंड्री है ये है क्या? अब सबसे पहली बात यहां पे जैसे मैंने क्लियर किया हेडिंग लेकर के, तो यहां पे आपके वर्ड आए एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या है? तो सिंपल चीज है ये, इसके अंदर आता है साइंस। एनिमल हस्बेंड्री एक साइंस है, और इसके अंदर आता है मैनेजमेंट। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर यदि कोई आपसे पूछे कि एनिमल हस्बेंड्री के अंदर किसको किसको आते हैं, तो एनिमल हस्बेंड्री इज ए साइंस, और प्लस इसमें इंक्लूड करते हैं मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेज करना। तो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर किसको मैनेज करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनिमल हस्बेंड्री के अंदर किसको मैनेज करेंगे, किस चीजों को मैनेज किया जाएगा। क्लियर हो गया? लेकिन ये तो क्लियर हो गया कि एनिमल लगा हुआ है तो एनिमल को ही मैनेज करेंगे, प्लांट को मैनेज नहीं करेंगे। तो इसलिए के नाम है एनिमल हस्बेंड्री। और एनिमल हस्बेंड्री जो वो एक साइंस है और प्लस उसमें मैनेजमेंट लगी हुई है। तो मैनेजमेंट किसका करते हैं? तो ध्यान से देखिएगा। तो मैनेजमेंट हम लोग करते हैं किसका? तो फीडिंग का। फीडिंग मतलब भोजन होता है। तो जो एनिमल आप या उसका प्रोडक्ट फूड के लिए यूज कर रहे हैं, तो
तो उसका फीडिंग का मैनेजमेंट कीजिए, तो उसको प्रॉपर फूड मिले, हेल्दी फूड मिले, तो उसको मैनेज करना पड़ेगा। यदि आप उसको फूड प्रॉपर नहीं दीजिएगा, न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी होगी, तो एनिमल से जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो, या एनिमल जो मिलेगा उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी उसकी कम हो जाएगी। क्योंकि यदि उत्तम भोजन मिलेगा, उत्तम फीडिंग्स मिलेगा, तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी, चाहे उसका प्रोडक्ट का चाहे उसका खुद का, वो ज्यादा होगा। तो इस लेकर के मैनेजमेंट हम लोग करते हैं किसका, फीडिंग का। क्लियर हो गया। उसके बाद सेकेंड हम लोग जो इसमें आप देखते हो, हेल्थ केयर। सेकेंड या थर्ड कुछ भी कर सकते हो, हेल्थ केयर यानी जो एनिमल आप पाल रहे हो, जो एनिमल आप पाल रहे हो उसका फीडिंग पे ध्यान रखना है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसका हेल्थ कैसा है। यदि वो डिजीज वाला होगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी एनिमल हो या प्लांट हो, यदि डिजीज होगा या न्यूट्रिशन उसको कम दोगे, उसकी फीडिंग यदि प्रॉपर नहीं होगी, तो प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ना ही। तो ये सारे फैक्टर जो है ये एनिमल के प्रोडक्टिविटी पे डायरेक्ट असर डालता है। इस लेकर के आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा उसके फीडिंग का, उसके हेल्थ का, कि उसका हेल्थ कैसा है। हेल्थ अच्छा होगा तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा, और हेल्थ खराब होगा तो प्रोडक्टिविटी कम होगी। दूसरा, वो जिस जगह पे रह रहा है उसको भी आपको मैनेज करना पड़ेगा, यानी हाउसिंग। हाउसिंग यानी जिस जगह पे वो रह रहा है वो जगह उसके लिए सुटेबल है या नहीं है, वो जो जगह है वो हाइजेनिक है कि नहीं है, साफ सुथरा है कि नहीं है। तो ये भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। उसका हाउसिंग मतलब जो एनिमल को आप पाल रहे हैं वो एनिमल का फीडिंग देखना पड़ेगा, फीडिंग को मैनेज करना होगा। उसके हेल्थ को देखना पड़ेगा कि उसका जो हेल्थ है उसका सही है या नहीं है, तो उसको केयर करना है आपको। और दूसरी बात क्या करना पड़ेगा कि वो जिस जगह पे रह रहा है वो जगह उस एनिमल के लिए सुटेबल है कि नहीं, क्योंकि जगह का भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जिस घर में आप उसको रख रहे हो वो यदि उस एनिमल के लिए सुटेबल नहीं होगा तो वहां पे उसकी जो ग्रोथ होगी वो कम हो जाएगी, या उसका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन होगा वो कम हो जाएगा। तो एनिमल का खुद का ग्रोथ कम हो जाएगा, उसके प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो ये इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली आपको नुकसान पहुंचा देगा। इसलिए एनिमल हस्बेंड्री के अंदर मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है, जिसके कारण जिस मैनेजमेंट के मदद से हम लोग इनहांस कर लेते हैं फूड प्रोडक्शन। क्लियर हो गया। फूड प्रोडक्शन को क्या कर लेते हैं, इनहांस कर लेते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट यहाँ पे कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे हैं इसमें। नेक्स्ट कर रहे हैं एंड लास्ट हो गया यहाँ पे ब्रीडिंग। ब्रीडिंग तो ये जो ब्रीडिंग है इस पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एनिमल ब्रीडिंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखता है एनिमल के ग्रोथ के लिए और उसके प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए। अच्छा ब्रीड होगा, अच्छा ब्रीड आप यदि लेके आ जाते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट होगा उस एनिमल का वो ज्यादा होगा। या अच्छा ब्रीड लेकर के आइएगा तो वो डिजीज के लिए रेजिस्टेंट होगा, उसको बीमारी कम होगी, तो आपका जो फूड का प्रोडक्शन होगा वो ऊपर चला जाएगा। क्लियर हो गया। हम लोग एनिमल से दो तरीके से फूड ऑब्टेन करते हैं, या तो उसके प्रोडक्ट से फूड लेते हैं या उसी को डायरेक्ट फूड के रूप में लेते हैं, जैसे मीट वगैरह। एनिमल को जो हम लोग खाते हैं तो मीट के रूप में उसको डायरेक्ट फूड के रूप में यूज कर लेते हैं। या मिल्क का बात करिए तो वो उसका प्रोडक्ट हो गया, तो मिल्क को हम लोग एज ए उसके प्रोडक्ट के रूप में यूज करते हैं। तो डायरेक्ट भी यूज करते हैं और इनडायरेक्ट भी यूज करते हैं, या तो उसका एनिमल का प्रोडक्ट यूज करते हैं या एनिमल को डायरेक्ट एज ए फूड यूज कर लेते हैं। तो आपको ये कोशिश करना पड़ेगा एनिमल हस्बेंड्री के अंदर कि आप मैनेज कर दीजिए उसके फीडिंग को, न्यूट्रिएंट फूड उसको देना है, न्यूट्रिशनल फूड देना है, उसका हेल्थ केयर, उसके स्वास्थ्य पे ध्यान रखिए, वो बीमार नहीं हो, उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर किया जाए, उस जिस जगह पे रह रहा है उस जगह का व्यवस्था अच्छे से हो, वहां पे कंफर्टेबल हो उस एनिमल के लिए, तो उस एनिमल का डायरेक्ट ग्रोथ एंड उसका जो प्रोडक्ट का प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा होगा। प्लस उसकी ब्रीडिंग पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, यानी ऐसा ब्रीडिंग कराना है तो उससे जो आने वाला ब्रीड है वो ब्रीड ज्यादा प्रोडक्टिव हो और उस ब्रीड का ग्रोथ ज्यादा हो और वो डिजीज के लिए रेजिस्टेंट हो। तो इतना आपका क्लियर है। एक बार बस फाइनल ब्रशअप कर रहे हैं। स्टडीज का मतलब होता है उपाय, स्टडीज का मतलब होता है उपाय। किसका उपाय करना है, तो इनहांसमेंट का उपाय करना है। इनहांसमेंट मतलब बढ़ाना, तो क्या बढ़ाने के लिए, तो फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। और फूड
जो है फूड का जो प्रोडक्शन है कैसे बढ़ेगा, तो प्लांट और एनिमल से बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग फूड के रूप में या तो प्लांट लेते हैं, प्लांट का प्रोडक्ट लेते हैं, या एनिमल लेते हैं और एनिमल का प्रोडक्ट लेते हैं। यदि हम लोग प्लांट और एनिमल का प्रोडक्शन बढ़ा दें तो हमारा फूड का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि हम यही दो चीज लेते हैं। तो एनिमल के लिए, एनिमल के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एनिमल हस्बेंड्री आया, जो साइंस है और जिसमें हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। क्या मैनेजमेंट करते हैं, तो फीडिंग का, हेल्थ केयर का, हाउसिंग का और ब्रीडिंग का। अब ये तो क्लियर हो गया कि ये जो मैनेजमेंट करते हैं ये एनिमल का करते हैं। तो कैसे एनिमल का करते हैं, उस एनिमल को क्या बोला जाता है, तो हम जिस एनिमल का फीडिंग, हेल्थ केयर, हाउसिंग एंड ब्रीडिंग का मैनेजमेंट करते हैं वो एनिमल है लाइव स्टॉक। यानी आप इधर से यदि आप उल्टा चलते हैं कि लाइव स्टॉक का हम लोग फीडिंग ध्यान रखते हैं, हेल्थ केयर ध्यान रखते हैं, हाउसिंग ध्यान रखते हैं और ब्रीडिंग ध्यान रखते हैं। तो ये जो आप ध्यान रखते हो तो किसके अंदर ध्यान रखते हो, तो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर ध्यान रखते हो। यानी लाइव स्टॉक का हम लोग ध्यान रखते हैं, उसके लाइव स्टॉक का फीडिंग ध्यान रखते हैं, हेल्थ केयर ध्यान रखते हैं, हाउसिंग ध्यान रखते हैं, ब्रीडिंग ध्यान रखते हैं। तो ये जो ध्यान रखते हैं ये किसके अंदर आता है, तो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आता है। या इधर से आप चलोगे तो एनिमल हस्बेंड्री जो है साइंस और मैनेजमेंट का है, और मैनेजमेंट जो है वो उसके फीडिंग का है, हेल्थ केयर का है, हाउसिंग का है और ब्रीडिंग का। तो किसका है, तो लाइव स्टॉक का है। अब यहाँ पे लाइव और स्टॉक वर्ड लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पे आपका क्लियर है कि ये जो लाइव है, इस लाइव का मतलब होता है लिविंग, और ये जो स्टॉक है इसका मतलब होता है जमा करना। कुछ नहीं कर रहा हूं, जो आपके पास वर्ड है मैं उसी को तोड़ दे रहा हूं। मैं बोला कि आप लाइव स्टॉक किसको बोलोगे, तो उसको बोलोगे कि लाइव का मतलब हो जाएगा लिविंग और स्टॉक का मतलब हो गया जमा करना। तो आप लिविंग को जमा क्यों किए हो, क्वेश्चन ये उठेगा कि आखिर आप लिविंग को जमा क्यों करते हो। तो लिविंग को जमा करते हो फूड के लिए या अपने यूज के लायक प्रोडक्ट के लिए। ऐसा नहीं कि केवल फूड के लिए यूज उसको आप जमा करते हो, अपने यूज के लायक प्रोडक्ट के लिए भी। जैसे एनिमल से फाइबर भी मिलता है, जैसे ऊल। ऊल क्या है, फाइबर है, तो वो मेरा फूड नहीं है लेकिन वो मेरे यूजफुल प्रोडक्ट है एनिमल का, जो कि मेरे लिए यूजफुल है। तो हम लोग जमा करते हैं किसी भी एनिमल को डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए, लेकिन जिसको जमा करते हैं वो क्या कहलाता है, लाइव स्टॉक कर जाता है, और वो बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म होता है, बेनिफिशियल एनिमल्स होता है। वो जो एनिमल होगा वो बेनिफिशियल होगा, आपको बेनिफिट देगा, इसलिए करके लाइव स्टॉक बोलते हैं। क्लियर हो गया। और ये जो लाइव स्टॉक होता है ना, ये जो लाइव स्टॉक होता है ये आपका ह्यूमन बीइंग का लिवलीहुड भी चलाता है। लिवलीहुड मतलब होता है जीवकोपार्जन हिंदी में, मतलब जिससे आपकी जीविका चलती है, जिससे आपका भोजन मिलता है। अब एक दूध बेचने वाला गाय और भैंस पाल करके अपना जीवन चला रहा है, तो जो जीवन चला रहा है वो किससे चला रहा है, तो इसी लाइव स्टॉक से चला रहा है। इसलिए जो बोलते हैं कि जो लिवलीहुड वाले जो एनिमल होते हैं जिससे कि ह्यूमन का जीवन चलता है, जीविकोपार्जन होता है, वो कहलाता है लाइव स्टॉक। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो लाइव स्टॉक है इसमें आप जान गए कि लाइव स्टॉक क्या होगा, जो बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म होगा। मैं आपको बोल दिया कि बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म होगा वो लाइव स्टॉक कहलाएगा। तो आप खुद बता सकते हो कि क्या होगा। जैसे इसमें काव आ जाएगा, बफेलो आ जाएगा, कैमल आ जाएगा, गॉट आ जाएगा। कोई डाउट इसमें, बहुत सारे आ जाएंगे, हॉर्स आ जाएंगे। हॉर्स भी आपका बेनिफिशियरी है। मैं बोला कि आपको बेनिफिट पहुंचाने वाला, ये नहीं कि केवल भोजन वाला, जो आपको बेनिफिट एनिमल पहुंचाता है वो सारे एनिमल किस में आ जाएंगे, लाइव स्टॉक के अंदर आ जाएंगे। क्लियर हो गया। इसको आप पालतू जानवर भी बोलते हो।
ये पालतू है इसीलिए कि आपके पास है। अब टाइगर लाइव स्टॉक में नहीं आ सकता है क्योंकि वो पालतू, तो जनरली आप क्या बोलोगे, जो लाइव स्टॉक में ऑर्गेनिज्म होंगे वो पालतू होंगे। क्लियर हो गया? तो पालतू ऑर्गेनिज्म होता है, इसको जो पालते हैं और अपने बेनिफिट के लिए पालते हैं। उसका यदि फीडिंग का ध्यान रख रहे हैं तो उसके बेनिफिट के लिए नहीं, अपने बेनिफिट के लिए। उसका स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं तो उस एनिमल के बेनिफिट के लिए नहीं, अपने बेनिफिट के लिए। उसका यदि घर का व्यवस्था अच्छा कर रहे हैं तो किसके लिए? अपने बेनिफिट के लिए। उसके ब्रीडिंग पे ध्यान रखे हो तो किसके लिए? अपने बेनिफिट के लिए, सेल्फ बेनिफिट के लिए हम लोग काम करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, इस चीजों को हमको करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। ठीक है, मैं आपको एक डाटा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगी। इंडिया और चाइना दोनों को मिला करके पूरे वर्ल्ड का 70% लाइव स्टॉक इंडिया और चाइना के पास में। इंडिया प्लस चाइना, पूरे वर्ल्ड का, यानी पूरे वर्ल्ड में यदि 100% लाइव स्टॉक है, उस लाइव स्टॉक का 70% जो लाइव स्टॉक है वो इंडिया और चाइना का मिला करके। क्लियर हो गया? लेकिन ये 70% इसके पास में इंडिया और चाइना को, यदि इंडिया और चाइना के लाइव स्टॉक को मिला दे तो हमारे पास में इंडिया और चाइना का मिला करके 70% कंट्रीब्यूशन है लाइव स्टॉक का। लेकिन जो इस 70% का जो प्रोडक्टिविटी है पूरे वर्ल्ड का, 70% मेरे पास में है, यानी इंडिया और चाइना के पास में है, लेकिन उसकी जो प्रोडक्टिविटी है पूरे वर्ल्ड के हिसाब से वो मात्र 25% है। समझ सकते हैं कितना डाटा में डिफरेंस है कि 70% लाइव स्टॉक इंडिया और चाइना के पास में है और पूरे वर्ल्ड का प्रोडक्टिविटी का मात्र 25% कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि जो 30% बचा है वो 75% कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसका क्या मतलब हो गया? आप सीधे सोच सकते हैं कि हमारे इंडिया और चाइना के पास में इन चीजों की उतना प्रॉपर केयरिंग नहीं हो रहा है, यानी एनिमल के फीडिंग पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, एनिमल के हेल्थ केयर पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, हाउसिंग उसका सही नहीं किया जा रहा है, ब्रीडिंग पैटर्न सही नहीं है। तो इस कारण से 70% लाइव स्टॉक होते हुए भी कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट के मामले में मात्र 25% है, और कारण यही है। तो ज्यादा अच्छा, इससे अच्छा तो वो है 30% वाला, कि 30% एनिमल को रख रहा है और 75% प्रोडक्टिविटी को दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कम ही मेहनत में ज्यादा हो गया उसको। ये तो खाली सुनाने का हो गया कि लाइफ स्टॉक हमारे पास में 70%, लेकिन प्रोडक्टिविटी तो हमारे पास में मात्र 25% है। तो इस लेकर के आप एनिमल हस्बेंड्री के बिना ये चाहोगे कि हम इनहांसमेंट कर देंगे फूड प्रोडक्शन में, ये संभव नहीं है। यदि आप फूड प्रोडक्शन में इनहांसमेंट करना चाहते हैं, उसके उपाय लगाना चाहते हैं, तो आपको एनिमल हस्बेंड्री को जानना जरूरी है। और उस एनिमल हस्बेंड्री में, जो एनिमल हस्बेंड्री है वो प्योर साइंस ही है और उसमें मैनेजमेंट भी आता है। और ये मैनेजमेंट यदि आप नहीं करोगे तो फिर आपका जो फूड प्रोडक्शन है एनिमल के द्वारा, उसका इनहांसमेंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस लेकर के इंडिया और जो चाइना है उसकी टोटल लाइव स्टॉक की कंट्रीब्यूशन 70% है, लेकिन प्रोडक्टिविटी के मामले में वो मात्र 25% है। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे जो एनिमल हस्बेंड्री जो ब्रांच है उस पर प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इसको एकदम ध्यान से देखेंगे। क्लियर हो गया? अब आइए एक हेडिंग और हम लोग यहाँ पे करते हैं। इस एनिमल हस्बेंड्री को हम लोग जो किए, तो रोल ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री, इसको मिटा देते हैं। रोल ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री। अब क्या रोल होगा एनिमल हस्बेंड्री का ह्यूमन वेलफेयर पे? ह्यूमन वेलफेयर पे यदि आपसे कोई पूछे कि एनिमल हस्बेंड्री का क्या रोल है, एनिमल हस्बेंड्री का क्या रोल है ह्यूमन वेलफेयर पे, तो इसका एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट को एकदम बना के रखिएगा कि ह्यूमन वेलफेयर के ऊपर एनिमल हस्बेंड्री का क्या रोल है। तो सबसे पहली बात तो ये हो गया कि डेयरी प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। आपको डेयरी प्रोडक्ट में आपको समझ में आता होगा कि जैसे मिल्क हो गया, बटर हो गया, चीज हो गया, ये सब क्या है? डेयरी प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? तो यानी रोल ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन ह्यूमन वेलफेयर, ये हेडिंग आपके अंदर आ गया। उसके अंदर
कि आप एनिमल हस्बेंड्री जो कर रहे हैं उसका क्या रोल है ह्यूमन के वेलफेयर पे, क्या योगदान। तो सबसे पहली बात है कि वो डेयरी प्रोडक्ट, पहला हो गया डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट ये एकदम आप क्लियर करिएगा, जिसमें आप ये भी डेयरी प्रोडक्ट जानते हैं जो कि आप जैसे पटना में है या कहीं महानगर में है, तो जैसे आप बोलते हो मदर डेयरी, सुधा डेयरी पटना में है, तो ये क्या है। तो इसमें जो भी चीजें मिल रहा है, आप जाओगे उसमें उसके काउंटर होते हैं, उस काउंटर पे जाओगे तो आपको बटर भी मिल जाएगा, आपको मिल्क भी मिल जाएगा, आपको चीज भी मिल जाएगा, पनीर भी मिल जाएगा। तो ये सारे चीज क्या है, डेयरी प्रोडक्ट है। अब वो आया कहां से होगा, तो एनिमल हस्बेंड्री के थ्रू आया। क्लियर हो गया। तो डेयरी प्रोडक्ट जो आपका है, तो इसमें आपका क्या आता है, कर्ड आ गया, पहले तो मिल्क हो गया, एक नंबर में मिल्क डाल दीजिए, मिल्क हो गया, फिर क्या हो जाएगा, कर्ड हो जाएगा, बटर हो जाएगा, चीज हो जाएगा, पनीर हो जाएगा, ये सारी चीजें आ जाएगी। तो एनिमल हस्बेंड्री का जो रोल है वो डेयरी प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में है, यानी प्रोडक्ट बनाने में है, यानी डेयरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में है एनिमल हस्बेंड्री का रोल। यानी डेयरी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करवाता है कौन, तो एनिमल हस्बेंड्री। और बता दिए कि एनिमल हस्बेंड्री क्या करता है। फिर दूसरी बात, डेयरी प्रोडक्ट जब हो गया तो मीट का बात कर दीजिए। मीट, आप जो एनिमल हस्बेंड्री किए हैं, तो इस एनिमल हस्बेंड्री में आप क्या किए थे कि एनिमल को ध्यान में रखे थे कि उसका ग्रोथ एंड उसके प्रोडक्ट का जो प्रोडक्टिविटी वही बढ़ाना है। बस एक लाइन में यदि कोई बोले कि एनिमल हस्बेंड्री में क्या किए, तो जो एनिमल को पाल रहे हैं उसका ग्रोथ, यदि हमको उसका मीट लेना है तो उसका ग्रोथ ध्यान रखना है, और यदि हमको उसके प्रोडक्ट को यूज करना है तो उसके प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी पे ध्यान रखना है। बस सीधा सीधी जो करते आए हैं इंडिया, ऐसे भी ये लिवलीहुड वाले जो हैं, बहुत सारे लिवलीहुड जो होता है हमारे यहाँ लाइव स्टॉक से ही चलता है। जीविकोपार्जन जो है इंडिया में, वो क्योंकि कृषि प्रधान देश है ये, तो इसलिए करके यहाँ पे जो लिवलीहुड होता है मैक्सिमम लाइव स्टॉक से ही चलता है, यूजफुल एनिमल से ही चलता है। तो जिसको हमको मीट के लिए यूज करना है, जैसे गॉट वगैरह को, तो उसको मीट के लिए यूज करना है, तो उसमें ध्यान रखना पड़ेगा एनिमल हस्बेंड्री में कि उसका ग्रोथ फास्ट हो। यदि उसके प्रोडक्ट को यूज करना है तो ये ध्यान रखना पड़ेगा एनिमल हस्बेंड्री में कि उसका जो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन है वो फास्ट हो जाए। अब ये जो डेयरी प्रोडक्ट आप बोल रहे हो, तो ये एनिमल नहीं है, ये एनिमल का प्रोडक्ट। तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो एनिमल का जो प्रोडक्ट बन रहा है वो मिल्क जैसे है, तो मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाना है हमको। अब एनिमल का ग्रोथ ज्यादा हो या नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा फोकस हो गया कि हम चूंकि उसका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो उसके प्रोडक्ट का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करवा दिया जाए। लेकिन जो मीट वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे, जो एनिमल्स होंगे, उसमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि उस एनिमल का ग्रोथ फास्ट। क्लियर हो गया। तो इस लेकर के मीट के लिए भी एनिमल हस्बेंड्री का रोल है कि आपको मीट भी मिलता है, प्लस फाइबर के लिए भी रोल है। फाइबर यानी एनिमल हस्बेंड्री की मदद से हम लोग फाइबर भी ऑब्टेन करते हैं। डेयरी प्रोडक्ट तो ऑब्टेन करते ही एनिमल हस्बेंड्री की मदद से, प्लस मीट भी ऑब्टेन करते हैं, प्लस फाइबर भी ऑब्टेन करते हैं। केवल फूड ही के रूप में यूज करते हैं एनिमल को, ऐसी बात नहीं है। तो फाइबर में जैसे हो गया उल, जैसे हो गया उल, और आप उसके बाद ये जो फाइबर हो गया, फिर इसका बोन मिल भी यूज करते हैं। बोन मिल ये है क्या, बोन मिल क्या है, क्लियर हो गया। तो ये बोन मिल क्या है, तो जो शेल्टर हाउस होता है, शेल्टर हाउस, उस शेल्टर हाउस में क्या होता है, जब एनिमल को मार दिया जाता है तो उसके जो बोन होते हैं, तो उसके बोन को क्या किया जाता है, पीस करके बुरादा बना लिया जाता है। अब वो जो बुरादा हो गया, तो उस बुरादा में कैल्शियम एंड फॉस्फेट आ गया, और उसको खेत में क्या करते हैं हम लोग, छीट देते हैं। तो कैल्शियम एंड फॉस्फेट जो है वो प्लांट के लिए नेसेसरी है, उसको चाहिए। तो इस तरीके से क्या करता है, जो बोन मिल है ये सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। बात समझ में आ गया। तो बोन मिल का मतलब ये हो गया कि जो एनिमल हस्बेंड्री है उसमें जो आपने एनिमल को पाला जो कि मीट के लिए था, तो वो मीट के बाद जो मीट आपने उसको सप्लाई कर दिया, और जो उसमें बोन बचा, उस बोन को भी हम लोग क्या कर लिए कि उसको पीस दिए, और पीसने के बाद क्या किए, खेत में स्प्रेड कर दिए। तो खेत में स्प्रेड किए तो सॉइल में क्या आ गया, फॉस्फेट
एंड कैल्शियम जो कि प्लांट को चाहिए। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो प्लांट की अब जो ग्रोथ होगी वो फास्ट हो जाएगी। तो इस तरह से प्लांट की जो ग्रोथ फास्ट हो गया, तो ये बता सकते हैं कि जो बोन मिल है वो सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ा दिया। तो ये बोन मिल क्या करता है ना, सॉइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। ये सॉइल के फर्टिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है, फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। ये क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। कुछ वर्किंग एनिमल भी है, एनिमल हस्बेंड्री से हमको वर्किंग एनिमल भी मिल जाता है जो आपके लिए काम करता है। वर्किंग एनिमल जो कि आपके लिए काम करता है, वो वर्किंग एनिमल क्या होगा, हॉर्स हो गया, एस हो गया, गधा तो है, कैमल हो गया, ये सब क्या होगा कि वर्किंग एनिमल के रूप में आप यूज करते हैं। ये भी एनिमल हस्बेंड्री का ही रोल है। क्लियर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री की मदद से ही आता है। आइए, तो वर्किंग एनिमल में कुछ एग्जांपल हो गया, जैसे हॉर्स हो गया, एस हो गया, ईटीसी, कैमल हो गया। नेक्स्ट लेदर, लेदर, ये जो लेदर आप ऑब्टेन करते हो ये भी एनिमल से ऑब्टेन करते हो, और वो भी किसके मदद से, एनिमल हस्बेंड्री की मदद से। क्लियर हो गया, तो यहां पे आप क्या करते हो कि लेदर भी ऑब्टेन करते हो, तो वो भी आप एनिमल हस्बेंड्री की मदद से। फिर जेल एंड जिलेटिन, जेल एंड जिलेटिन जो होता है, ये क्या होता है ना, ये एक चिपचिपा सब्सटेंस होता है जेल एंड जिलेटिन, वो भी एनिमल से ही हम लोग ऑब्टेन करते हैं। तो यानी एनिमल हस्बेंड्री का क्या रोल है, तो डेयरी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन में है, मीट के प्रोडक्शन में, फाइबर प्रोडक्शन में, बोन मिल प्रोवाइड करवाता है, प्लस वर्किंग एनिमल प्रोवाइड करवाता है, प्लस लेदर प्रोवाइड करवाता है, प्लस क्या करता है, जेल एंड जिलेटिन उससे हम लोग को ऑब्टेन होता है। तो इतना कॉमर्शियल प्रोडक्ट आपके पास में आ रहा है, ये सारे कॉमर्शियल प्रोडक्ट है जिसको आप मार्केट में बेच करके अपना जीवन चला सकते हैं। इसीलिए कि इसको बोला जाता है लाइव स्टॉक, जो कि लिवलीहुड चलाता है। तो डेयरी प्रोडक्ट के लिए भी काम करता है, और एनिमल, रोल ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री इन ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर में एनिमल हस्बेंड्री का क्या रोल है, तो रोल है डेयरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करवाना, मीट का फॉर्मेशन करवाना, फाइबर का, बोन मिल का, वर्किंग एनिमल, लेदर एंड जेल एंड जिलेटिन। कोई डाउट इसमें नहीं। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जा रहा है यहाँ पे। क्लियर, ये क्लियर हो गया आपका, खत्म साइड हो गया। आप जो स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे करते हैं कि एक वर्ड आता है मेन्योर। एनर्जी के लिए भी हम लोग क्या करते हैं ना, एनिमल को यूज करते हैं एनर्जी के लिए। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है मेन्योर, मेन्योर। तो मेन्योर क्या है, तो जैसे काव डंग है, जैसे गाय का गोबर है, तो उस गोबर को हम लोग क्या करते हैं ना कि खेत में स्प्रेड कर देते हैं। खेत में क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं। एक वर्ड आता है मेन्योर, मेन्योर। ये मेन्योर क्या है, तो काव डंग ही है, और काव डंग को क्या करते हैं ना कि काव डंग को खेत में स्प्रेड करते हैं। इससे क्या होता है ना कि खेत की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, और फर्टिलिटी बढ़ेगा तो प्लांट जो भी लगाओगे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये जो ये मेन्योर है, ये काव डंग है, और इस काव डंग को ही हम लोग क्या करते हैं कि खेत में स्प्रेड करते हैं। कोई डाउट है? और ये जो खेत में स्प्रेड कर दोगे तो ये इंक्रीज कर देगा फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ा देगा। और ये जो मेन्योर होगा ये ऑर्गेनिक मैटर होगा, ऑर्गेनिक मैटर। एकदम सिंपल लिख दिया। आपको यदि कोई मेन्योर डिफाइन करने बोले तो ये क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है, और ये काउ डंग, ये है काउ डंग। ये जो काउ डंग है इसको आप क्या करोगे, यही काउ डंग है जिसको गोबर आप बोलते हो, इसी गोबर को आप यदि उपला बना लेते हो तो वो उपला क्या होगा, एनर्जी का सोर्स हो जाएगा। क्लियर हो गया? और इसी काउ डंग को यदि आप सॉइल में क्या करोगे, स्प्रेड कर दोगे, खेत में स्प्रेड कर दोगे, तो वहां पे इंक्रीज कर देगा फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, यानी ये फर्टिलाइजर की तरह काम करने लगेगा मेन्योर्स। कोई डाउट नहीं? तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकदम क्लियर रखेगा। और ये जो मेन्योर होगा ये कौन सा मैटर होगा, तो ऑर्गेनिक मैटर होगा, और ये भी एनिमल हस्बेंड्री के अंदर ही आ जाएगा। क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आपने क्या किया था कि एनिमल को ही केयर किया था,
एनिमल का हेल्थ केयर किया था, हाउसिंग किया था, फीडिंग किया था और ब्रीडिंग को ध्यान में रखा था। और उसी एनिमल हस्बेंड्री का रोल ह्यूमन वेलफेयर में भी था, यानी उस एनिमल का प्रोडक्ट एंड उसका डायरेक्ट यूज ह्यूमन के लाइफ, उसी को आपने ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज भी किया था। तो अब यहाँ पे ये मैनुअल के जो क्वेश्चन आते हैं ये एकदम क्लियर क्वेश्चन आते हैं, इसको आपको दिमाग में रखना है। आइए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। ये जो प्लांट और एनिमल को आपने जो यूज किया फूड के रूप में, तो इसका इन्हांसमेंट करना है, इसमें बढ़ोतरी करना है एनिमल के केस में और प्लांट के केस में। तो यदि प्लांट का प्रोडक्ट या उसके प्लांट का प्रोडक्ट या प्लांट की यदि हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करवा दे तो वो कहलाएगा ग्रीन रिवॉल्यूशन। कौन सा रिवॉल्यूशन? ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन है क्या? तो जो प्लांट है उस प्लांट का प्रोडक्ट एंड प्लांट खुद प्लांट का जो ग्रोथ है उसको हम लोग इंक्रीज करवाते हैं। तो यहां पे क्या होता है? इनहांसमेंट ऑफ द प्लांट प्रोडक्ट, प्लांट प्रोडक्ट। तो इसको आप लोग बोलते हो क्या? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर क्या करते हैं हम लोग? प्लांट के प्रोडक्ट को क्या करते हैं? इनहांस करवा देते हैं। क्लियर हो गया? तो यहां पे क्या हो गया? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट। यदि प्लांट के प्रोडक्टिविटी को हम लोग इंक्रीज करवा दे तो वो कौन सा रिवॉल्यूशन में आएगा? ग्रीन रिवॉल्यूशन में आएगा। और इसको करने वाले जो साइंटिस्ट है ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो फादर है एंड बोरलॉग। कौन साइंटिस्ट है? एंड बोरलॉग। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन को जिसने करवाया है उस साइंटिस्ट का नाम है एंड बोरलॉग। रिवॉल्यूशन जो है आपको जो अभी बताया कि ये इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट, या कर सकते हो क्रॉप भी बोल सकते हो। क्रॉप मतलब फसल होता है। ठीक हो गया? प्लांट बोल दो या क्रॉप बोल दो, कोई फर्क उतना नहीं पड़ता। क्रॉप का मतलब होता है फसल, जो कि हम लोग यूज करते हैं। क्लियर? तो क्रॉप का मतलब हो गया फसल। तो उसी फसल के लिए ही उसी का प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हमारा आया टर्म ग्रीन रिवॉल्यूशन। और जिसका फादर का नाम, ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो फादर हैं उस फादर का नाम है एनसी बोरलॉग, जो कि 1970 में ये ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था। 1970 में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था। ठीक हो गया? तो आपसे पूछे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन किस ईयर आया था? तो 1970 में। जो कि कौन लेके आया था? तो एनसी बोरलॉग लेकर के आए थे। और क्या लेकर के आए थे? तो सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ द व्हीट। सेमी ड्वार्फ, ड्वार्फ मतलब होता है नाटा या छोटा। तो इसका मतलब हो गया कि ना ज्यादा छोटा है ना ज्यादा बड़ा है। सेमी मतलब हो गया बीच वाला पोजीशन। तो ये किस तरीके से ग्रीन रिवॉल्यूशन को लेकर के आए? तो एनसी बोरलॉग लेकर के आया था सेमी ड्वार्फ वैरायटी, सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट। व्हीट का सेमी ड्वार्फ वैरायटी लेकर के आए थे। और उस सेमी ड्वार्फ जो वैरायटी था व्हीट का, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा था। ये आगे भी आपका आएगा, बस केवल यहाँ पे केवल ओवरव्यू कर रहा हूं, लेकिन इस लेकर के इतना आपको बता दिया। ये जो सेमी ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन किसके लिए आता है? तो क्रॉप के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए या प्लांट के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। तो जनरली आप यूज करते हो क्रॉप, फसल जो होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं। क्लियर हो गया? और उस साइंटिस्ट का नाम था एनसी बोरलॉग, जो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर माने जाते हैं। और वो किसके मदद से क्रॉप का प्रोडक्टिविटी बढ़ाया था? तो सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट के मदद से क्या किया था? प्रोडक्टिविटी को इनहांस करवा दिया था। क्लियर हो गया? यदि मिल्क के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, यानी इंक्रीज मिल्क प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज मिल्क प्रोडक्टिविटी, तो इस रिवॉल्यूशन का क्या नाम होगा? तो इस रिवॉल्यूशन का नाम होगा व्हाइट रिवॉल्यूशन। ऐसे याद रखोगे कि मिल्क भी उजला है और ये भी क्या है? उजला है, ऐसे करके इसको बोलते हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन। तो ये एकदम क्लियर करिएगा कि यदि आपको कोई बोले कि मिल्क प्रोडक्टिविटी को यदि आप इनहांस कर रहे हो तो वो किस रिवॉल्यूशन के अंदर आएगा? तो व्हाइट रिवॉल्यूशन के अंदर आएगा, कोई डाउट नहीं। यदि फिश प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करा रहे हो, यदि इंक्रीज फिश प्रोडक्टिविटी
यदि फिश के प्रोडक्टिविटी को यदि आप इंक्रीज करवा रहे हो तो ये कहलाएगा ब्लू रिवोल्यूशन। ब्लू रिवोल्यूशन। तो आपसे कोई पूछे कि ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है, तो क्रॉप के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। फादर कौन है उनके? तो एनसी बोरलॉग उनके फादर है। कब आया था ग्रीन रिवोल्यूशन? तो 1970 ईस्वी में आया था। और कौन सा प्लांट के कारण एनसी बोरलॉग ग्रीन रिवोल्यूशन लेकर के आप आए थे? तो सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ द व्हीट। कोई डाउट नहीं। फिर यदि आपको बोले कि मिल्क के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, मिल्क का प्रोडक्टिविटी इनहांस किस रिवोल्यूशन में होगा? तो व्हाइट रिवोल्यूशन में होगा। यदि कोई बोले कि फिश की प्रोडक्टिविटी का इनहांस किस रिवोल्यूशन में होगा? तो आप बोलोगे कि ब्लू रिवोल्यूशन में होगा। तो ये अलग अलग रिवोल्यूशन का क्या नाम पड़ा हुआ है। क्लियर हो गया? तो किस समय किसकी, जैसे कोई बोल दे व्हाइट रिवोल्यूशन तो मिल्क प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, ग्रीन रिवोल्यूशन बोलेगा तो क्रॉप के या प्लांट के प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करोगे। यदि कोई बोल दे आपका ब्लू रिवोल्यूशन तो फिश के प्रोडक्टिविटी को आपको इंक्रीज करना होगा। क्लियर होगा? तो ये अलग अलग रिवोल्यूशन अलग अलग समय पे आया, जिसके कारण जिस तरह का रिवोल्यूशन आया उस तरह का वहां पे इनहांसमेंट हुआ है, उस तरह की उसमें क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई। क्लियर हो गया? कोई डाउट इसमें नहीं है। आइए अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे अब हम लोग चर्चा करेंगे। धीरे धीरे थोड़ा सा इसमें चर्चा कर रहे हैं ताकि आपके क्वेश्चन यहां से स्केप नहीं करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट था एनसी बोरलॉग का क्वेश्चन। कई बार पूछ रखा है और कई बार पूछेगा भी, क्योंकि ये ग्रीन रिवोल्यूशन से रिलेटेड है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। प्रोडक्टिविटी, प्लांट क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, क्योंकि ह्यूमन का जो पॉपुलेशन है वो तेजी से बढ़ रहा है। तो हरेक को फूड मिले, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि रिवोल्यूशन लाना पड़ेगा। कोई भूखा नहीं रहे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रिवोल्यूशन लाना पड़ेगा। और वो रिवोल्यूशन हो सकता है व्हाइट रिवोल्यूशन हो, ग्रीन रिवोल्यूशन हो, या आपका हो सकता है कि ब्लू रिवोल्यूशन हो। कोई डाउट नहीं है। तो इस तरीके के रिवोल्यूशन को ला करके आप क्या करते हो कि एक तरह से आप इस तरह के रिवोल्यूशन को ला करके ह्यूमन के फूड का उपाय कर देते हो, ताकि कोई भी भूखा नहीं रहे। क्लियर हो गया आपसे? तो कॉन्सेप्ट को बड़ा क्लियर रखिएगा। ये एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा, कोई डाउट नहीं। अब आइए, एनिमल के केस में एक वर्ड बड़ा यूज किया जाता है, ब्रीड। ये जो ब्रीड है, ये बोला जाता है कि जैसे ये जो ब्रीड का हिंदी यदि बोला जाए तो नस्ल, तो बोला जाता है ना कि जैसे काव ही खरीदने गया कोई, तो वो बोला जाता है कि ये अच्छी नस्ल की गाय है। तो इसका मतलब ये पता चल जाता है कि उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी, मिल्क जब प्रोडक्शन होगा वो ज्यादा होगा। अच्छा नस्ल का यदि कोई चीज है तो उसके पास प्लस पॉइंट ज्यादा होगा, तो ब्रीड का मतलब होता है नस्ल। और ये ब्रीड की पहचान कैसे होती है? तो यहाँ पे एकदम आप क्लियर करिएगा। ये जो ब्रीड है इसकी पहचान क्या होगा? तो ये एक ग्रुप ऑफ एनिमल होगा, एक ग्रुप ऑफ एनिमल जो सेम एंसेस्ट्री से होगा, सेम एंसेस्ट्री। जो ब्रीड होगा ये एक ग्रुप ऑफ दी एनिमल होगा जो कि सेम एंसेस्ट्री से होगा। एंसेस्ट्री माना होता है पूर्वज। पूर्वज उसके क्या होंगे? सेम होंगे। उसके बाद यहां पे देखिएगा सेम एंसेस्ट्री से होगा एंड सिमिलर इन मोस्ट ऑफ कैरेक्टर। जो ब्रीड होंगे वो ग्रुप ऑफ एनिमल होगा जिसका एंसेस्ट्री सेम होगा, प्लस उस ब्रीड में सिमिलर इन मोस्ट ऑफ कैरेक्टर होगा। जो आपका उसका कैरेक्टर होगा, मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर उसका सिमिलर होगा। इसको ऐसे समझिए, जैसे हम लोग का जो काव है, तो जो देसी काव है और एक आपका जर्सी गाय है, तो देसी गाय और जर्सी गाय दोनों देखने में क्या लगता है? तो गाय के जैसा ही लगता है, काव के जैसा ही लगता है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि वो दोनों जो है वो एक ही ब्रीड से है। डिफरेंट ब्रीड हो सकता है, ब्रीड उसके डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन यहां पे जो ब्रीड होगा
ये ग्रुप ऑफ द एनिमल होगा जो सेम एंसेस्ट्री से होगा, उसके एंसेस्टर क्या होंगे, सेम होंगे, और सिमिलर इन मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर, उसका जो कैरेक्टर होगा वो सिमिलर कैरेक्टर होगा मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर के मामले में। क्लियर हो गया? तो यहां पे कौन सा कैरेक्टर, क्या कैरेक्टर में क्या क्या, तो कैरेक्टर में जैसे उसका बात किया जा सकता है जनरल अपीयरेंस, जनरल अपीयरेंस मतलब लुक वाइज वो देखने में कैसा लगता है, लुक वाइज देखने में वो कैसा लगता है, जनरल अपीयरेंस उसका सेम होगा। क्लियर हो गया? उसके बाद क्या होगा, उसका फीचर, मोस्ट ऑफ द फीचर उसका क्या होगा, सेम होगा। फीचर अभी बताते हैं कि फीचर क्या होगा। साइज भी ऑलमोस्ट सेम होगा, एक ही हाइट का होगा, और कॉन्फ़िगरेशन भी उसका क्या होगा, सेम होगा। मैं बताता हूं, अभी इसको डील कर देता हूं आपको तुरंत। कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या आ गया, ये डिफिनेशन हो गया ब्रीड का। कोई भी नस्ल को यदि आप डिफाइन करना होगा तो कोई भी नस्ल ग्रुप में ही होगा। जैसे जर्सी एक नस्ल है, आप जर्सी बोल दिए, इसका मतलब क्या होगा कि जितने भी वर्ल्ड में जर्सी होंगे गाय सब एक साथ आ गया। तो ब्रीड कभी भी सिंगुलर नहीं हो सकता है, ब्रीड एक ग्रुप है, एक प्लूरल फॉर्म है। जैसे आपने बोल दिया जर्सी, इसका मतलब ये हो गया कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी जर्सी गाय होंगे सबको मिलाकर के एक ही वर्ड आ गया ब्रीड। और वो जो ब्रीड है जर्सी, उसका एंसेस्टर कॉमन होगा, कॉमन एंसेस्टर से आया होगा। और सभी जर्सी गाय देखने में अपीयरेंस एक जैसा होगा। अब देख के बोल दोगे, बिहार में जर्सी को देख लो, पंजाब में जाके देख लो, बंगाल में जाके देख लो, यूपी में जाके देख लो, झारखंड में जाके देख लो, यदि वो जर्सी गाय है तो बिहार का जर्सी गाय, पंजाब का जर्सी गाय, यूपी का जर्सी गाय, बंगाल का जर्सी गाय देखने में एक जैसा लगे। कुत्ते में, जो कुत्ता को हम लोग पालते हैं उसको पेट्स बोलते हैं, और सभी एनिमल पेट्स नहीं हो सकते हैं। जिसको पाल रहे हैं, ऑल जो आपके डोमेस्टिक एनिमल्स हैं वो पेट्स नहीं है। क्लियर हो गया? तो यहां पे क्या होता है ना, डॉग का जैसे नस्ल होता है, आप बोले जैसे डॉग के एक नस्ल में आइए, क्लियर एकदम कॉन्सेप्ट को करिएगा, तो अलग अलग नस्ल डॉग में आपके आते हैं। अब जैसे कोई बोल दिया कि हमको बुलडॉग चाहिए, तो अब बुलडॉग बोल दिए तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि पूरे वर्ल्ड में जो बुलडॉग होगा उसका अपीयरेंस आपको एक जैसा ही लगेगा। बुलडॉग बोल दिया, आप पटना से बुलडॉग खरीद लीजिए, या दिल्ली से खरीद लीजिए, या लखनऊ से खरीद लीजिए। आप यदि बुलडॉग खरीद के आए हैं तो कोई बच्चा यदि बुलडॉग को पहचानता है तो वो बता देगा कि ये तीनों बुलडॉग है। ये कैसे हुआ? इसका मतलब उसका जो एंसेस्टर होगा वो क्या होगा, कॉमन एंसेस्टर होगा, सेम एंसेस्ट्री से होगा, प्लस उसका जो जनरल अपीयरेंस होगा, बाहर से देखने में जो अपीयरेंस होगा वो अपीयरेंस सेम होगा। उसका फीचर, ये फीचर आपसे बढ़िया कौन जानता होगा, ये आपसे बढ़िया इसका फीचर कोई नहीं जानता होगा। क्योंकि आप जब मोबाइल खरीदने जाते हैं तो आप पूछते हैं कि फलानवा 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 फीचर है कि नहीं। हमको तो उतना आता भी नहीं है, लेकिन आप जरूर पूछते हैं कि इसका फीचर क्या क्या है। कोई भी चीज आप लेने जाते हैं, आपका टेक्नोलॉजी वाले सामान, मोबाइल हो गया या लैपटॉप हो गया, तो आप बोलते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर है। तो उसी तरीके से प्रत्येक एनिमल के पास में अपना एक फीचर होता है। तो यदि वो सेम ब्रीड से है तो इसका मतलब उसके फीचर क्या होंगे, सेम होगा। साइज क्या होगा, ऑलमोस्ट सेम होगा। कुछ एक्सेप्शन भी हो सकता है म्यूटेशन के कारण। और कॉन्फ़िगरेशन, उसकी जो बनावट होगी वो भी क्या होगा, सेम होगा। मोबाइल देखने में मोबाइल के तरह ही लगता है, वो कभी रेडियो, कोई बच्चा मोबाइल को रेडियो नहीं बोलता है, जबकि उसमें गाना भी चल रहा है, लेकिन आप उसको रेडियो नहीं बोलते। इसका मतलब क्या हो गया कि उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉन्फ़िगरेशन रेडियो से मैच नहीं कर रहा है। अब इसको कोई पेन ही बोलता है, पेंसिल नहीं बोलता है, इसका मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन पेंसिल से मैच नहीं कर रहा है। किससे मैच कर रहा है, पेन से मैच कर रहा है। क्लियर हो गया? तो यहां पे क्या होता है ना कि कॉन्फ़िगरेशन, यदि सेम ब्रीड होगा तो उसका कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, उसका साइज सेम होगा,
उसका फीचर सेम होगा और जनरल अपीयरेंस सेम होगा। और कभी भी कोई ब्रीड बोल रहा है तो ब्रीड क्या होता है कि एक ग्रुप होता है। उम्मीद करते हैं कि आपका क्लियर हो गया होगा। ये चैप्टर थोड़ा सा आप रिपीट करके भी देखिएगा क्योंकि इंफॉर्मेटिव चैप्टर है ये, इसमें इंफॉर्मेशन है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इंफॉर्मेशन है कि आपके पास एक इंफॉर्मेशन दिया, लेकिन जहां पे कॉन्सेप्ट लगेगा वहां पे मैं आपको दे भी रहा हूं। यदि आपने ब्रीड बोल दिया तो ये सिंगुलर है ही नहीं, ये हमेशा प्लूरल में होगा और ये ग्रुप में होगा। अब ग्रुप क्या होगा तो एनिमल, ये जो एक ग्रुप ऑफ द एनिमल कहां से होगा तो सेम एंसेस्ट्री, एंसेस्ट्री का मतलब उसका पूर्वज, जैसे नहीं बोलते हैं घरेलू भाषा में खानदान, तो खानदान का मतलब हो गया कि बोलता है कि सेम खानदान से है। इसका मतलब क्या हो गया कि सेम खानदान का मतलब उसका जो एंसेस्ट्री है वो कॉमन है। बस वही खानदान वाली बात है, यहाँ पे एंसेस्ट्री वाली बात है। लेकिन वो यदि कॉमन एंसेस्ट्री होगा, सेम एंसेस्ट्री होगा, तो उसमें क्या होगा कि मोस्ट ऑफ दी कैरेक्टर क्या होगा सिमिलर, सिमिलर इन मोस्ट ऑफ कैरेक्टर। यानी ब्रीड में जितने भी ग्रुप में एनिमल होंगे सारे एनिमल ऑलमोस्ट, ये नहीं बोल रहा हूं कि ऑल, लेकिन मोस्ट ऑफ दी जो कैरेक्टर होगा उस ब्रीड का उस सारे एनिमल में सेम होगा। यानी कैरेक्टर ब्रीड का है, कैरेक्टर किसका ब्रीड का है, और इस ब्रीड में जो भी एनिमल आएगा उसमें सारे कैरेक्टर होंगे। नहीं समझ में आया? कैरेक्टर किसका है? ब्रीड का है, एनिमल का नहीं है, तो ब्रीड का है। और इसमें इसके ग्रुप में जो भी एनिमल आएगा सारा कैरेक्टर उसके पास पहुंच जाएगा। इनके एक पार्टिकुलर, इस ब्रीड में जो एक ग्रुप में जो एक पार्टिकुलर एनिमल है उसी का वो कैरेक्टर है, नहीं वो स्पेसिफिक कैरेक्टर उसका नहीं है। कैरेक्टर ऑलवेज स्पेस देके बोल रहा हूं कि ब्रीड का है, और उस ब्रीड में जितने भी एनिमल आ जाएंगे वो सारे एनिमल के पास वो ब्रीड वाला कैरेक्टर होगा। क्लियर हो गया? और ये हमेशा प्लूरल फॉर्म पे होगा और ये ग्रुप में ही होगा जिसकी एंसेस्ट्री कॉमन होगी, और जिसमें मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स जितने भी इस ग्रुप में एनिमल होंगे सबका कॉमन होगा। मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर, ऑल कैरेक्टर नहीं। कुछ होता है किसी में ज्यादा हो जाएगा, किसी में कम हो सकता है कुछ कैरेक्टर, लेकिन ऑलमोस्ट जो कैरेक्टर होगा या मोस्ट ऑफ दी जो कैरेक्टर होगा वो कॉमन ही होगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे क्या कॉमन कैरेक्टर में आएगा तो जनरल अपीयरेंस, मतलब बाहर से देख करके एक जैसा ही लगे। फीचर, उसका जो फीचर होगा कि मिल्क का प्रोडक्टिविटी ऐसा है, ये 5 लीटर एक दिन में मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसका जो फीचर होगा वो फीचर भी क्या होगा? कॉमन होगा। या मीट के लिए ही बात करें तो मीट की प्रोडक्टिविटी की बात हो जाएगी, एनिमल के ग्रोथ का बात हो जाएगा, डिजीज रेजिस्टेंस की बात हो जाएगी, तो उसका जो फीचर होगा वो भी एक ही जैसा होगा ऑलमोस्ट। साइज क्या होगा? एक जैसा होगा। यदि कोई एनिमल 5 फीट का है तो लगभग ब्रीड में जितने भी एनिमल होंगे सब, लगभग बोल रहा हूं, ये नहीं कुछ नाटा भी हो सकता है, लेकिन लगभग जितने भी एनिमल होंगे सभी 5 फीट के आसपास होगा। क्लियर हो गया? तो वो साइज भी कॉमन होगा। कॉन्फ़िगरेशन मतलब उसकी जो बनावट है, क्लियर, किडनी, लीवर, हार्ट जिससे वो बना हुआ है वो भी सेम होगा, वो भी क्या होगा? सेम होगा। फिजियोलॉजी भी उसके सेम होंगे। बनावट, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब वो जैसे अब एक लैपटॉप है तो उसमें क्या है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सब जोड़ करके एक उसका कॉन्फ़िगरेशन तैयार किया गया। क्योंकि आप मोबाइल और लैपटॉप के विषय में ज्यादा जानते हैं, इसे आप ही के भाषा में बोल रहे हैं, तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन आप जाते होगे तो बोलते हो इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है, तो जो कॉन्फ़िगरेशन है यानी जिससे असेंबल होकर के वो बना है वो भी सेम होगा। किडनी, लीवर, हार्ट, ब्रेन, क्या क्या है उसको जो असेंबल करके जो उस एनिमल को बनाया गया है, उस ब्रीड को बनाया गया है, तो उस ब्रीड में जितने भी एनिमल होंगे सबका कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा होगा। सबका कॉन्फ़िगरेशन, यदि इस ब्रीड में एक एनिमल है एक्स, इस ब्रीड का एक एनिमल है एक्स, और इस एनिमल में जो कॉन्फ़िगरेशन है ए बी सी डी है, तो इसका मतलब ये श्योर हो गया कि इस ब्रीड के एक एनिमल एक्स का कॉन्फ़िगरेशन यदि ये है तो इसमें जितने भी एनिमल आएंगे सबका कॉन्फ़िगरेशन ए बी सी डी ही होगा। बात नहीं समझ में आया? बात एकदम क्लियर हो गया? तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? एक जैसा होता है। क्लियर हो गया? कोई डाउट इसमें नहीं है? आइए अब आगे चलते हैं। एकदम स्लो स्लो चल रहे हैं ताकि ये इंफॉर्मेटिव है, इसमें उतना कॉन्सेप्ट नहीं लगता, इसलिए करके आपको सुनो, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर एक पॉइंट को आपको तोड़ तोड़ करके समझा दिया जाए ताकि वर्ड से ही आप क्वेश्चन बना लीजिए।
फिर कुछ कोडिंग हमारे पास में, मैं कोडिंग आपको दूंगा। और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज मैं पढ़ा रखा हूं, तो इसलिए करके उस पर अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और ये आपका स्टडीज इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि बायोटेक्नोलॉजी में जो भी टेक्नोलॉजी यूज किया गया है, यहां पे प्लांट के केस में उस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। तो इसलिए करके ये आसान हो जाएगा जस्ट बायोटेक के बाद पढ़ने में, तो इसलिए करके इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। अब आइए यहां पे आपका मेन आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ये ब्रीड हो गया, यहां पे ब्रीड हो गया। अब ब्रीड से वर्ड लगा दीजिए ब्रीडिंग, ब्रीड से वर्ड लगा दीजिए ब्रीडिंग, तो ब्रीड से हो गया ब्रीडिंग। ये आपका था ब्रीड, इसी में ING लगा दीजिए ब्रीडिंग। तो ब्रीडिंग का मतलब हो गया कि जो एनिमल है उसके नंबर को बढ़ाना, उसके नंबर को बढ़ाना, एक तरह से फर्टिलाइजेशन। यदि ऐसे यदि कोई पूछे कि ब्रीडिंग क्या है, तो फर्टिलाइजेशन है किसमें, तो ब्रीड में। ब्रीड डिफाइन कर दिया कि ब्रीड बोलते किसको, एकदम तोड़ के पढ़िए, एकदम क्लियर। ब्रीड के विषय में मैं आपको बता दिया कि वो ग्रुप ऑफ द एनिमल, उसमें फीचर वगैरह जो सेम होंगे, कॉन्फ़िगरेशन सेम होंगे, साइज सेम होगा, ये तो आपको क्लियर हो गया। उस ब्रीड में यानी उस ग्रुप में यदि हम लोग फर्टिलाइजेशन करेंगे तो क्या कराएगा, ब्रीडिंग कराएगा। तो अब मेरा क्वेश्चन हुआ कि हम लोग ब्रीडिंग करेंगे क्यों, एम ऑफ द ब्रीडिंग, क्योंकि आदमी ही एक ऐसा प्राणी है जो कोई काम करने के पहले अपना फायदा जरूर खोज लेता है। ह्यूमन बीइंग यदि कोई काम कर रहा है तो सबसे पहले उसका एम बड़ा क्लियर होता है कि हम इस काम को करेंगे क्यों। तो ब्रीडिंग क्या बोल सकते हो कि ब्रीडिंग जो है ये एक फर्टिलाइजेशन है ब्रीड के बीच, ब्रीड में। क्लियर हो गया। तो यहां पे क्या हो गया कि ब्रीडिंग जो आपने हेडिंग किया, तो ये एक तरह से आप इसको एकदम क्लियर कर सकते हो कि ये एक तरह से फर्टिलाइजेशन है। किसमें, तो सेम ब्रीड में या डिफरेंट ब्रीड में। डिफरेंट ब्रीड में, लेकिन ये जो फर्टिलाइजेशन है सेम ब्रीड और डिफरेंट ब्रीड में, तो यहां पे ब्रीड है। यदि आपने बोला डिफरेंट ब्रीड, तो वो जितने फीचर उचर थे सब अलग हो जाएगा, जनरल अपीयरेंस था अलग हो जाएगा। यदि सेम ब्रीड है तो सब सेम हो जाएगा। तो डिफरेंट ब्रीड में भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है और सेम ब्रीड में भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो सेम ब्रीड तो देख के लग जाएगा कि ये सेम ब्रीड है, डिफरेंट ब्रीड देख करके लग जाएगा कि ये डिफरेंट ब्रीड है। क्लियर हो गया। अब यहां पे क्या हो गया, लेकिन एक बात याद रखना, यदि सेम ब्रीड हो या डिफरेंट ब्रीड हो, लेकिन उसका स्पीशीज सेम हो सकता है। यदि ब्रीड डिफरेंट भी हो तो उसका स्पीशीज क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। इसको आप ऐसे समझिए, आपको हम समझाते हैं। जैसे आम है, तो आम का डिफरेंट वैरायटी है। प्लांट के केस में समझा दे रहा हूं क्योंकि आप देखे हैं तो आपको समझा सकते हैं। तो उस आम में डिफरेंट वैरायटी को भी ब्रीड बोल सकते हैं। एनिमल के लिए वहां प्लांट के लिए वैरायटी यूज करते हैं, यहां पे ब्रीड यूज करते हैं। अब आखिर वो जो मैंगो है, तो सारे मैंगो जो मालदा है, किशनभोग है या आपका लंगड़ा है, ये जितने भी आम के वैरायटी हैं सब सेम स्पीशीज से, सब क्या है, सेम स्पीशीज से है। तो जब वो सेम स्पीशीज से, तो उसका वैरायटी क्या है, डिफरेंट है। बस एनिमल के लिए वहीं पे वैरायटी के जगह पे क्या लगा देते हैं, ब्रीड लगा देते हैं। यदि डिफरेंट ब्रीड है तो भी वो क्या हो सकता है, सेम स्पीशीज हो सकता है, कोई दिक्कत, और डिफरेंट स्पीशीज भी हो सकता है।
यानी आपका यदि डिफरेंट ब्रीड है तो ये सेम स्पेसिस का भी हो सकता है और डिफरेंट स्पेसिस का भी हो सकता है। बड़ा क्लियर करिएगा, डिफरेंट स्पेसिस का भी हो सकता है। नहीं समझ में आया? यदि सेम स्पेसिस का होगा तो भी उसके डिफरेंट ब्रीड हो सकते हैं और यदि डिफरेंट स्पेसिस होगा तो वो डिफरेंट ब्रीड होगा ही होगा। ये हो गया। तो डिफरेंट ब्रीड आपका जो है ये फर्टिलाइजेशन सेम ब्रीड में भी हो सकता है और डिफरेंट ब्रीड में भी हो सकता है और डिफरेंट ब्रीड जो होगा वो सेम स्पेसिस का भी हो सकता है। तो सेम स्पेसिस के डिफरेंट ब्रीड के बीच भी फर्टिलाइजेशन जोड़िएगा। कहां चल रहे हैं इसको थोड़ा ध्यान से रखिएगा, कहां पे हैं। मैं बोला कि यदि ब्रीडिंग की बात बोली जाए तो ये क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन का मतलब फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। तो मैं बोला यदि फर्टिलाइजेशन की बात बोली जाए तो वो सेम ब्रीड में हो सकता है और जब ब्रीड सेम हो जाएगा तो स्पेसिस को तो सेम होना ही होना है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। ये कभी सेम ब्रीड डिफरेंट स्पेसिस से हो ही नहीं सकता। यानी सेम ब्रीड के पास एक ही ऑप्शन है कि सेम स्पेसिस से होगा, सेम स्पेसिस से होगा। मतलब उसमें जितने भी एनिमल होंगे सेम ब्रीड में, सारे एनिमल का स्पेसिस क्या होगा, सेम होगा। लेकिन यदि आप बोलते हो कि डिफरेंट ब्रीड है तो वो क्या हो सकता है, सेम स्पेसिस का भी हो सकता है और डिफरेंट स्पेसिस का भी ब्रीड हो सकता है। नहीं समझ में आया? पूरा समझ में आ गया। जैसे मैं एक एग्जांपल देके आपको समझा देता हूं एकदम क्लियर। जैसे ये पेन है, क्लियर, तो ये ब्लू है और ये ब्लैक है, लेकिन दोनों पेन है। दोनों क्या है, पेन। अब ये क्या है, ये दोनों एक ब्लू है एक ब्लैक है, तो ये हो सकता है कि ये डिफरेंट ब्रीड हो और ये डिफरेंट ब्रीड हो, लेकिन दोनों पेन है तो स्पेसिस सेम हो गया। पेन को आपने मान लिया स्पेसिस, और ये जो ब्लू आप बोले एंड इधर जो ब्लैक बोले, ये दोनों जो डिफरेंट हुआ ये आपका क्या हो गया, डिफरेंट ब्रीड हो गया। नहीं समझ में आया? थोड़ा सा और क्लियर करिए। पेन को क्या मान लिए, स्पेसिस। इसी स्पेसिस के अंदर दो ब्रीड आ गया। कौन कौन ब्रीड आ गया, ब्लू ब्रीड एंड ब्लैक ब्रीड। तो ब्लू जितने भी ब्लू होंगे सब एक ब्रीड हो जाएगा और ब्लैक वाले जितने भी होंगे सब एक ब्रीड हो जाएगा। लेकिन ये किसके अंदर आया, तो पेन के अंदर ही आया। अब जैसे ये ब्लू है तो ये दो ब्लू हो गया, ये दोनों सेम ब्रीड भी है और सेम स्पेसिस भी है। अब ये ब्लैक का बात बोलो तो ये सब ब्लैक हो गया, सेम ब्रीड भी है सेम स्पेसिस भी है। इसमें ये ब्लैक, केवल ब्लैक, सेम स्पेसिस सेम ब्रीड। ये ब्लू, सेम स्पेसिस सेम ब्रीड। लेकिन ये दोनों का फिर कंपेरिजन कर रहे हैं तो दोनों का ब्रीड डिफरेंट, स्पेसिस सेम। नहीं समझ में आया? ये दोनों का यदि हम लोग कंपेरिजन करें तो ब्लू और ब्लैक ब्रीड का यदि हम लोग कंपेरिजन करें तो दोनों का ब्रीड क्या हो जाएगा, डिफरेंट ब्रीड हो जाएगा, लेकिन दोनों का स्पेसिस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो पेन को एज ए हम लोग स्पेसिस कंसीडर किए हैं। सपोज दैट आपको ये मैनुअली समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूं, और इस पेन का कलर को हम लोग ब्रीड बना दिए, तो जितने भी ब्लू कलर के पेन होंगे सब एक ब्रीड में आ जाएगा। तो ब्लू कलर का पेन का यदि बात किया जाए तो ये सेम स्पेसिस होगा और सेम ब्रीड होगा। लेकिन ये ब्लैक का बात बोला जाए तो ये सेम स्पेसिस होगा सेम ब्रीड होगा। लेकिन फिर इस दोनों का तुलना किया जाए तो सेम स्पेसिस जरूर है लेकिन ब्रीड क्या है, डिफरेंट है। क्लियर हो गया? तो यहां पे वही बात है, यदि आप फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं सेम ब्रीड के बीच में तो इसका मतलब हो गया कि इस ब्रीड में जितने भी एनिमल होंगे सब सेम स्पेसिस से होगा और सबका ब्रीड भी क्या होगा, सेम होगा। या तो सेम ब्रीड लिख ही दिया और लेकिन स्पेसिस भी क्या कर दिया, सेम कर दिया। क्लियर हो गया? और यदि आप फर्टिलाइजेशन कराते हैं डिफरेंट ब्रीड में
तो डिफरेंट ब्रीड में यदि कराओगे तो वो डिफरेंट ब्रीड होगा लेकिन सेम स्पेसिस हो सकता है। नहीं समझ में आया? ब्लू और ब्लैक क्या है? डिफरेंट ब्रीड है लेकिन स्पेसिस क्या है? पेन है जो सेम है। एक बार रिपीट करके भी वीडियो को आप देखिएगा, बड़ा आपके लेवल पे आके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसका मतलब हो गया यदि आपका ब्रीड डिफरेंट है तो स्पेसिस सेम हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो इस केस में क्या हो गया? डिफरेंट ब्रीड एंड डिफरेंट स्पेसिस। इस केस में क्या हो गया कि डिफरेंट ब्रीड सेम स्पेसिस, और इस केस में क्या हो गया कि सेम ब्रीड सेम स्पेसिस। नहीं समझ में आया? पूरा समझ में आ गया? तो यदि आप यहां पे बात करते हो, क्लियर करना, यदि सेम ब्रीड एंड सेम स्पेसिस का यदि बात करते हो ब्रीडिंग के लिए, इसको बोलते हैं इन ब्रीडिंग। क्या बोलते हैं? इन ब्रीडिंग। कोई डाउट नहीं? आइए, हम लोग का क्या है कि यहां पे चल रहा था एनिमल ब्रीडिंग। मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत आपके पॉइंट आने हैं। एनिमल ब्रीडिंग, तो सबसे पहली बात है कि एनिमल ब्रीडिंग का एम क्या है? एनिमल ब्रीडिंग जो आप कर रहे हो उसका एम क्या है और मेथड क्या है? एनिमल ब्रीडिंग का एम क्या है? क्यों हम एनिमल ब्रीडिंग करवाएंगे और मेथड क्या क्या लगाएंगे? क्लियर हो गया? तो सबसे पहली बात हो गई कि एनिमल ब्रीडिंग का मेथड्स जो होगा, जिस मेथड्स के मदद से हम लोग एनिमल ब्रीडिंग करवाएंगे, इसको पहले दो पार्ट में बांटेंगे। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। एक पार्ट आपका होगा, पेन ले लिया, एक पार्ट आपका होगा इन ब्रीडिंग और दूसरा पार्ट होगा आउट ब्रीडिंग। ये मेथड्स हो गया। तो मेथड्स में एक हो गया आपका इन ब्रीडिंग और दूसरा हो जाएगा आउट ब्रीडिंग। क्लियर हो गया? एकदम धीरे धीरे कर रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो एक होगा इन ब्रीडिंग, एक होगा आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग में क्या होगा और आउट ब्रीडिंग में क्या होगा? तो पहले आउट ब्रीडिंग का थोड़ा टाइप्स और देख लेते हैं। आउट ब्रीडिंग में क्या क्या आएगा? आउट ब्रीडिंग में आएगा, एक आएगा आउट क्रॉस, सब डील करेंगे। एक आएगा क्रॉस ब्रीडिंग, पहले आउट था तब क्रॉस था, अब क्रॉस को आगे ले जाइए, क्रॉस और लगा दीजिए ब्रीडिंग, तो क्रॉस ब्रीडिंग। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट आपका आ जाएगा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन या फर्टिलाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन या फर्टिलाइजेशन, वहां जो फर्टिलाइजेशन होगा उससे हाइब्रिड ही बनेगा। तो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, थोड़ा थोड़ा खाली आपका ओवरव्यू कर दे रहा हूं और उसके बाद क्या करूंगा कि डिटेलिंग तो आगे करूंगा। तो आपको यदि कोई पूछे कि एनिमल ब्रीडिंग में कौन कौन से मेथड है, तो दो मेथड मेन है, एक है इन ब्रीडिंग और दूसरा है आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग थोड़ा सा खाली ओवरव्यू कर रहा हूं, ज्यादा मैं यहाँ पे डिटेल नहीं करूंगा। इन ब्रीडिंग में क्या होगा कि स्पेसिस सेम और ब्रीड भी सेम। ब्रीड मैं डिफाइन कर रखा हूं कि ब्रीड बोलते किसको। जैसे कुत्ते का कोई भी आप ब्रीड बोलते हो कि हमको बुलडॉग चाहिए या कोई अदर नस्ल चाहिए, तो वो ब्रीड आप बोलते हो, लेकिन सब सेम स्पेसिस से है। सब क्या है? सेम स्पेसिस है, लेकिन उससे ब्रीड तुम अलग अलग बोलते हो। तो उसी तरीके से हो गया कि यदि इन ब्रीडिंग कराना है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इन ब्रीडिंग में उस जो एनिमल ले रहे हो, उसका जिसके बीच में ब्रीडिंग करवा रहे हो, जिसके बीच में फर्टिलाइजेशन करवा रहे हो, वो एनिमल सेम स्पेसिस का होना चाहिए और उसके ब्रीड भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मैं ब्रीड आपको पढ़ा रखा हूं, आप ब्रीड को बढ़िया से लिख करके उसको दिमाग में रखिएगा। आउट क्रॉस में क्या होगा? ध्यान से रखिएगा। आउट क्रॉस में क्या होगा? अब आउट क्रॉस में होगा कि स्पेसिस इसमें भी सेम होगा, स्पेसिस सेम यानी सेम जाति से होगा। स्पेसिस वाला जाति होता है, सेम जाति से होगा। इसमें भी जो फर्टिलाइजेशन हम करवा रहे होंगे दो एनिमल के बीच में, वो सेम जाति से होगा यानी सेम स्पेसिस होगा और ब्रीड भी सेम होगा, सेम ब्रीड।
यहां भी ब्रीड सेम, सेम ब्रीड, और यहां भी ब्रीड क्या होगा, सेम होगा। तो बोलोगे कि सर ये दोनों तो सेम ही चीज हो गया, यहां भी स्पेसिस सेम, यहां भी स्पेसिस सेम, यहां भी ब्रीड सेम, यहां भी ब्रीड सेम, तो दोनों तो सेम हो गया सर, तो फिर इसका नाम इन ब्रीडिंग है, इसका नाम आउट क्रॉस है, तो क्यों है? क्योंकि चीजें सेम है तो नाम तो ऊपर बदल नहीं सकता। तो रीजन ये है, ये सेम स्पेसिस से है, सेम ब्रीड से है, लेकिन अंतर क्या है कि इसके कॉमन एंसेस्टर हो सकते हैं। कॉमन एंसेस्टर, एंसेस्टर जो है वो कॉमन हो सकता है। कॉमन एंसेस्टर कहने का मतलब जिसके बीच में फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो दोनों आपस में रिलेटिव हो सकता है, और रिलेटिव भी है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां पे क्या है, जब आउट क्रॉस हो रहा है तो यहां ये ध्यान जरूर रखना होगा कि जिसके बीच में ब्रीडिंग करा रहे हैं या जिसके बीच में फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं उसके बीच में 4 से 6 जनरेशन तक कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। 4 to 6 जनरेशन कोई रिलेशन आपस में नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? कोई डाउट है? ये ऐसे आप समझिए, जैसे मदर हो गया, फादर हो गए, तो अब क्या होगा, इधर से ऑफ स्प्रिंग आएगा, ऑफ स्प्रिंग आएगा, इस तरीके से ये मदर और फादर जो हो जाएगा ये फर्स्ट जनरेशन हो जाएगा। जैसे से पढ़ा रखा हूं, इसके जो ऑफ स्प्रिंग आएंगे ये सेकेंड जनरेशन हो जाएगा, इसके जो ऑफ स्प्रिंग आएंगे वो थर्ड जनरेशन हो जाएगा, उसके ऑफ स्प्रिंग में फोर्थ जनरेशन आ जाएगा। तो आपको इन ब्रीडिंग में ये सारी चीजें ध्यान रखने की जरूरत नहीं। वो यदि आपस में रिलेटिव भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो गया? अब मदर के साइड से रिलेशन भी हो गया कि मदर के साइड से आपका क्या हो गया, मैटरनल ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, फादर के साइड से भी क्या हो गया, पैटर्नल ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर, इधर से हो गया नाना नानी और इधर से हो गया दादा दादी। तो इस तरीके से हमको पूरा एकदम ऊपर से लेकर के नीचे देखना पड़ता है कि ये जो दो ऑर्गेनिज्म जिसके बीच में हम फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं उस दो ऑर्गेनिज्म के बीच में 4 से 6 जनरेशन तक आपस में न मदर के साइड से रिलेशन होना चाहिए न फादर के साइड से कोई रिलेशन होना चाहिए। आपस में वो कहीं से भी रिलेटिव ना बैठे, न मदर के साइड से न फादर के साइड से, तब वो कहलाएगा आउट क्रॉस। कोई डाउट नहीं है? तो इसका मतलब हो गया कि इन ब्रीडिंग और आउट क्रॉस में दोनों में सेम चीजें हैं क्या? तो दोनों में सेम चीज है कि दोनों में स्पेसिस सेम होता है और दोनों में ब्रीड भी क्या होता है, सेम होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे 4 to 6 जनरेशन तक ये जो आउट क्रॉस करोगे तो ये 4 to 6 जनरेशन तक से रिलेटिव नहीं होना चाहिए। नो रिलेटिव अप टू 4 to 6 जनरेशन, यानी ये रिलेटिव नहीं होना चाहिए। नो रिलेटिव अप टू 4 to 6 जनरेशन, 4 से 6 जनरेशन तक कहीं से वो आपस में रिलेटिव नहीं हो और तब उसके बीच में ब्रीडिंग हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो उस ब्रीडिंग और फर्टिलाइजेशन को आप आउट क्रॉस बोलते हो। तो यानी बड़ा सिमिलर और डिसिमिलरिटी दोनों दिखा करके मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। मैं एकदम क्लियर लिख भी रहा हूं और आप इसको लिखेंगे, ये आपके नोट्स पे भी अवेलेबल है, पीडीएफ फॉर्मेट पे आपके पास पहुंच जाएगा। लेकिन ये लिखिएगा जरूर, इस तरीके से उसमें नहीं होगा। यहाँ पे बोला भी जा रहा है, थोड़ा स्पेशलाइज करके आपको बोला जा रहा है ताकि आपको ऑनलाइन में भी चीजें पूरी क्लियर समझ में। तो ये तो दोनों क्लियर हो गया इन ब्रीडिंग एंड आउट क्रॉस में। तो पहले ये करते कि इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग में क्या अंतर है, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग में क्या अंतर है, ये भी क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो क्लियर कर लेंगे हम लोग। तो इन ब्रीडिंग में तो हो गया कि स्पेसिस सेम होगा, ब्रीड सेम होगा और आपस में कॉमन एंसेस्टर भी होगा, कॉमन रिलेटिव, एंसेस्टर नहीं सॉरी रिलेटिव, रिलेटिव कॉमन रिलेटिव भी होगा, तो उसके बीच में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो आप उसको क्या बोलोगे, इन ब्रीडिंग। लेकिन यदि स्पेसिस सेम है और ब्रीड सेम है और आप ये ध्यान रख करके उसमें ब्रीडिंग करवा रहे हैं कि 4 से 6 जनरेशन तक वो कहीं से रिलेटिव नहीं है, तो वो आउट क्रॉस कहलाएगा, क्योंकि आउट ब्रीडिंग के अंदर आएगा। तो ये आउट क्रॉस आउट ब्रीडिंग इसलिए है क्योंकि वो रिलेटिव नहीं है। आउट मतलब होता बाहर, इन मतलब होता अंदर।
इन का मतलब, आउट का मतलब बाहर। यहां पे आप इन ब्रीडिंग इसलिए बोले क्योंकि अंदर है, किसके अंदर, रिलेटिव के अंदर, सेम रिलेटिव है, सेम फैमिली के अंदर हो गया, रिलेटिव है तो फैमिली ही हो गया, इसलिए कि आप इसको इन ब्रीडिंग बोले। इस आउट क्रॉस को क्यों आउट ब्रीडिंग बोले, क्योंकि ये रिलेटिव की क्या है, बाहर है। तो बाहर के लिए क्या वर्ड लगता है, आउट, और अंदर के लिए कौन सा वर्ड लगता है, इन। तो इन ब्रीडिंग में क्या हो गया, रिलेटिव के अंदर। और आउट क्रॉस में, आउट क्रॉस जो है वो किस में आएगा, आउट ब्रीडिंग में आएगा, और आउट क्रॉस में क्या हो जाएगा, रिलेटिव के बाहर, इसलिए करके आउट क्रॉस आउट ब्रीडिंग के अंदर आया। मुझे किस कारण से आया, तो रिलेटिव के बाहर है, इस कारण से आया। लेकिन ब्रीड के मामले में सेम है, स्पेसिस के मामले में सेम है, यानी इनमें ही है, लेकिन इसको क्यों आउट ब्रीडिंग में डाला गया, तो क्योंकि वो रिलेटिव के अंदर नहीं है। यदि तीनों चीज अंदर हो, सेम हो जाए, रिलेटिव सेम, ब्रीड सेम, स्पेसिस सेम, तो तीनों सेम हो जाएगा तो इन ब्रीडिंग हो जाएगा। और तीन में से एक भी डिफरेंट हो गया तो वो आउट में चला जाएगा, आउट ब्रीडिंग। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। अब ये क्रॉस ब्रीडिंग क्या है, अब क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं। एकदम पहले ये थोड़ा सा ओवरव्यू कर रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट हम आपको समझाना शुरू करेंगे। तो क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होगा, तो ब्रीड डिफरेंट, क्रॉस ब्रीडिंग में एकदम ध्यान रखिएगा, ब्रीड क्या होगा, स्पेसिस को सेम कर दीजिए, स्पेसिस सेम, स्पेसिस सेम, ब्रीड डिफरेंट, ब्रीड डिफरेंट, डिफरेंट, एकदम क्लियर करिएगा। जब भैया ब्रीड डिफरेंट हो गया तो रिलेटिव तो हो ही नहीं सकता। यदि ब्रीडे डिफरेंट हो गया, एक आम है और एक एप्पल है, नहीं, आम और एप्पल नहीं हो सकता है। आम एप्पल इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि स्पेसिस भी डिफरेंट हो गया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्या, क्रॉस ब्रीडिंग, तो स्पेसिस को तो सेम रखना है। क्लियर हो गया। अब आम में ही किशनभोग आम हो गया और मालदा आम हो गया, तो ये दोनों ब्रीड अलग है, एक मालदा आम है और एक किशनभोग आम है, लेकिन दोनों का फिर स्पेसिस क्या है, सेम है। एक स्पेसिस का और एक स्पेसिस से दो ब्रीड बन गया, म्यूटेशन के कारण या हाइब्रिडाइजेशन के कारण, किसी भी कारण से एक ही स्पेसिस क्या हुआ, दो ब्रीड में चला गया, मोस्टली म्यूटेशन के कारण। तो वो जो दो ब्रीड में चला गया, तो जब ब्रीड डिफरेंट है तो कभी रिलेटिव हो ही नहीं सकता। मालदा और किशनभोग आम आपस में रिलेटिव नहीं, लेकिन स्पेसिस क्या है, सेम। अब ऐसा तो नहीं है, जैसे अपने लोग में भी जाति होता है। अब जाति होता है तो जैसे मान लो कि कोई जो है किसी जाति से बिलोंग कर रहा है, एक्स जाति से, तो जितने एक्स जाति होंगे सब आपस में तो रिलेटिव नहीं हो जाएंगे, आपस में रिलेटिव तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन सेम जाति से वो है। अब नाई है, तो यदि नाई है तो वो सेम जाति से है, लेकिन जितने भी नाई इंडिया के होंगे सब आपस में रिलेटिव नहीं होंगे। तो मालदा आम और किशनभोग आम सेम जाति से है, लेकिन आपस में रिलेटिव नहीं होगा, ये कंफर्म हो गया। क्लियर हो गया। तो इसलिए करके यहाँ पे थोड़ा इंटरस्पेसिफिक को हटा देते हैं यहाँ से, हाइब्रिडाइजेशन से। अब पहले इसी को डील करते हैं। तो यहाँ पे आपका हो गया क्रॉस ब्रीडिंग, ये आपका हो गया क्रॉस ब्रीडिंग। और क्रॉस ब्रीडिंग में जो मैं लिख रहा हूं, ये जो क्रॉस ब्रीडिंग हो गया, ये क्रॉस ब्रीडिंग में जो मैं लिख रहा हूं, तो क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होगा, स्पेसिस क्या होगा, सेम होगा, स्पेसिस सेम होगा, लेकिन सेम स्पेसिस होगा, लेकिन ब्रीड क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो ब्रीड यहां पे कर दिया डिफरेंट, ब्रीड डिफरेंट। तो ये यदि आपको बोले डिफरेंट कि क्रॉस ब्रीडिंग जो है ये आउट ब्रीडिंग क्यों है, तो क्योंकि ये ब्रीड के बाहर हो गया। इसमें जो दो एनिमल लेंगे, दो ऑर्गेनिज्म लेंगे, जिसे फर्टिलाइजेशन करेंगे, वो किसके बाहर चला जाएगा, तो ब्रीड के बाहर चला जाएगा, यानी सेम ब्रीड से नहीं आ रहा। इसलिए करके क्रॉस ब्रीडिंग किस में जाएगा, आउट ब्रीडिंग में। मैं इसलिए बता रहा हूं कि यदि आपको बोलेगा कि क्रॉस ब्रीडिंग कैसे आउट ब्रीडिंग है, तो आप क्या बोलोगे कि इसमें जो ब्रीड है वो डिफरेंट है, यानी सेम ब्रीड के अंदर नहीं है, इन नहीं है,
इसलिए करके ये आउट ब्रीडिंग हो गया। और आपको यदि कोई बोले कि आउट क्रॉस कैसे आपका क्रॉस ब्रीडिंग है, तो आप क्या बोलोगे, इसमें स्पेसीज तो सेम है, ब्रीड भी सेम है, लेकिन रिलेटिव सेम नहीं है, इसके रिलेटिव के बाहर चला गया, इसलिए करके वो आउट ब्रीडिंग हो गया। ये रिलेटिव के बाहर दोनों एनिमल चला गया जिसमें फर्टिलाइजेशन होना था, इसलिए करके आउट ब्रीडिंग हो गया। इसमें ब्रीड के बाहर चला गया, यानी दोनों एनिमल डिफरेंट ब्रीड से हो गया, इसलिए करके ये क्रॉस ब्रीडिंग हो गया। तो स्पेसीज सेम होगा लेकिन ब्रीड क्या होगा, उसके डिफरेंट होंगे। जैसे प्लांट के केस में ही एग्जांपल ले लेकर के आपको समझा रहा हूं। क्लियर हो गया? अब आइए यहाँ पे नेक्स्ट आइए। अब यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट में आएगा, तो जगह यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट में आपका आ जाएगा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, तो ये जो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये चार्ट थोड़ा सा छोटा बनाएंगे बाद में। ये जो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन होगा, यहां तक में है ना, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन जो होगा, इसमें क्या होगा सुनना। अब इसमें स्पेसीज डिफरेंट हो जाएगा, स्पेसीज क्या हो जाएगा, डिफरेंट। और जब स्पेसीज डिफरेंट हो गया तो ब्रीड कभी सेम हो ही नहीं सकता। जब स्पेसीज चेंज कर जाए तो समझ जाना कि ब्रीड कभी सेम नहीं हो सकता। हमेशा स्पेसीज सेम होगा तभी ब्रीड उसका सेम हो सकता है, और ब्रीड डिफरेंट भी हो सकता है। यानी ब्रीड वर्ड तभी लगेगा जब स्पेसीज सेम है। क्या बोले बोलो तो, ब्रीड वर्ड कब लगेगा, जब स्पेसीज सेम है। क्लियर हो गया? और यदि स्पेसीज डिफरेंट है तो वो तो डिफरेंट ब्रीड हो ही जाएगा, उसमें कोई संदेह ही नहीं है। लेकिन यदि कोई बोल रहा है कि स्पेसीज सेम है, तब दो पॉसिबिलिटी हो गया, या तो ब्रीड डिफरेंट हो जाएगा और या तो ब्रीड सेम हो जाएगा, या तो ब्रीड सेम हो जाएगा। यदि कोई बोल रहे कि स्पेसीज सेम है तो वो सेम ब्रीड से या डिफरेंट ब्रीड से, तो दोनों हो सकता है। सेम, यदि स्पेसीज सेम है, स्पेसीज सेम है, तो यहाँ पे ब्रीड सेम है, यहाँ भी ब्रीड सेम है, तो यहाँ स्पेसीज सेम है, लेकिन ब्रीड क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो यदि कोई बोल रहा है कि स्पेसीज सेम है, तो दो पॉसिबिलिटी है, ब्रीड भी सेम हो सकता है या ब्रीड डिफरेंट हो सकता है। लेकिन कोई बोल रहा है कि स्पेसीज डिफरेंट है, तो ब्रीड डिफरेंट होना ही है। तो यहाँ पे स्पेसीज डिफरेंट हो गया, तो यहाँ पे ब्रीड डिफरेंट होगा ही होगा, डिफरेंट होना ही है, इसको नहीं होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। और इंटर का मतलब होता है बिटवीन, और यहां स्पेसिफिक वर्ड पकड़ना है स्पेसीज के लिए। तो यानी डिफरेंट स्पेसीज के बीच यदि फर्टिलाइजेशन होगा या हाइब्रिडाइजेशन होगा तो वो कहलाएगा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्पेसीज डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ स्पेसीज डिफरेंट होगा, उसके बीच में फर्टिलाइजेशन होगा, तो इसलिए करके उसको क्या बोलेंगे, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। और ये क्या है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो ये स्पेसीज डिफरेंट होने के कारण इसको हम लोग किस में डाल दिए, तो आउट ब्रीडिंग में डाल दिए। तो आपको बोले इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कैसे आउट ब्रीडिंग है, तो क्योंकि ये स्पेसीज के बाहर है, सेम स्पेसीज में नहीं है, स्पेसीज के बाहर। और स्पेसीज के बाहर हो गया तो ब्रीड के भी बाहर हो गया, ब्रीड के बाहर हो गया तो वो क्या हो गया, रिलेटिव के भी बाहर हो गया। तो हर चीज के मामले में ही बाहर है। ये बाहर किस मामले में है, तो ब्रीड के मामले में बाहर है, और रिलेटिव के मामले में बाहर हो गया। ये किस मामले में बाहर है, तो स्पेसीज के मामले में सेम है, ब्रीड के मामले में सेम है, रिलेटिव के मामले में बाहर है। और ये तीनों के मामले में सेम है, स्पेसीज के मामले में सेम है, ब्रीड के मामले में सेम है, रिलेटिव के मामले में सेम है। इसलिए कहते हैं इनब्रीडिंग। इन मतलब होता है में, अंदर, और आउट मतलब होता है बाहर। यदि आपको कोई बोल दे कि आउट क्रॉस किस मामले में, इतना क्लियर आपको नहीं मिलेगा कहीं। मैं एकदम क्लियर एक स्टेज देके बता रहा हूं, और आप इसको 1 से 2 बार देखेंगे, बुक में भी इस तरह से नहीं लिखा हुआ है। मैं बोला आउट क्रॉस को बोलेगा किस मामले में आउट ब्रीडिंग के अंदर डाले, तो रिलेटिव के मामले में। 4 से 6 जनरेशन तक वो आपस में कहीं से भी रिलेटिव नहीं है, उस मामले में डाले। तो फिर बोले क्रॉस ब्रीडिंग को किस मामले में आउट ब्रीडिंग में डालें, तो किस मामले में डालें, तो ये आपका ब्रीड के मामले में डालें, क्योंकि ब्रीड के बाहर है। दोनों जिसमें फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो दोनों सेम ब्रीड से नहीं।
तो ब्रीड के बाद, और फिर बोलेगा कि इनके स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन को किस मामले में आप आउट ब्रीडिंग बोलते हो, तो वो स्पेसिस भी डिफरेंट है, ब्रीड भी डिफरेंट है और रिलेटिव भी क्या है, डिफरेंट है, इसलिए करके इसको हम लोग बोलते हैं आउट ब्रीडिंग। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। और अब जो मेरा नेक्स्ट एंड लास्ट है कि एनिमल ब्रीडिंग का एम क्या है। अब इस जगह पे नहीं हटेगा तो मैं आपको यहां पे थोड़ा सा इसको मिटाऊंगा, उस पर मैं लिखूंगा कि एम क्या है। हम एनिमल ब्रीडिंग जो कर रहे हैं, इस जगह पे यहां पे तो दिख रहा होगा, इधर दिख रहा है, यहाँ पे एम क्या है, यानी एनिमल ब्रीडिंग आप यदि करते हो तो उसके मेथड्स क्या है। तो मेथड्स दो है, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग तो इन ब्रीडिंग है जिसमें स्पेसिस सेम होगा, ब्रीड सेम होगा और रिलेटिव भी सेम होंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आइए, इनका मतलब हो गया अंदर। तो किस मामले में अंदर, वो जो दोनों जिसके बीच में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मेल एंड फीमेल, इसके बीच में जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो ये दोनों के बीच फर्टिलाइजेशन यदि हो रहा है तो ये इन ब्रीडिंग कब कहलाएगा। यदि मेल और फीमेल के बीच में, मेल और फीमेल के बीच में गैमिट का फ्यूजन हो रहा है, इधर से आया होगा मेल गैमिट और इधर से आया होगा फीमेल गैमिट। सिंबल आपको पता होगा, मैं बहुत बार बता रखा हूं। और ये दोनों के बीच में जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन पूरा नहीं लिखा लेकिन चलिए लिख देता हूं। फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है वो कब इन ब्रीडिंग कहलाएगा, कब क्या कहलाएगा, इन ब्रीडिंग कहलाएगा, कब वो आउट ब्रीडिंग कहलाएगा। क्लियर हो गया। तो यहां पे जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो वो इन ब्रीडिंग कब कहलाएगा, जब इसके स्पेसिस सेम होंगे, ब्रीड सेम होगा और रिलेटिव भी होंगे आपस में रिलेटिव भी होंगे, यानी कॉमन रिलेटिव उसके होंगे, तब वो क्या कहलाएगा, इन ब्रीडिंग। अब यही चेंज होता जाएगा, इसी 3 पॉइंट को क्या करेंगे, चेंज करते चले जाएंगे एक एक करके। तो जैसे चेंज करते चले जाएंगे तो यहाँ पे ब्रीडिंग क्या होगा, बदलता चला जाएगा। अब क्या होगा कि अब यहाँ पे स्पीसीज सेम, ब्रीड सेम, रिलेटिव सेम, तो इन ब्रीडिंग हो गया। अब क्या करें, एक को चेंज कर दिए, किसको, स्पीसीज सेम को स्पीसीज सेम रहने दिए और ब्रीड जो सेम था उस ब्रीड को क्या कर दिए, उस ब्रीड को भी सेम रहने दिए, और जो कॉमन रिलेटिव था उसको कॉमन रिलेटिव नहीं रहने दिए, तो इसको चेंज कर दिए। तो नो रिलेटिव अप टू 4 to 6 जनरेशन, यानी 2 को सेम रखे और एक को क्या किया, चेंज कर दिया। तो यहीं से चेंज करना शुरू करेंगे। दूसरा क्रॉस ब्रीडिंग में क्या कर दिए, स्पेसिस को सेम रखे और ब्रीड को क्या कर दिए कि डिफरेंट कर दिए। तो रिलेटिव तो अपने आप डिफरेंट हो ही जाएगा, ब्रीड डिफरेंट तो रिलेटिव तो आपका डिफरेंट हो ही जाएगा, सेम रिलेटिव तो हो नहीं सकता। फिर क्या चेंज किए कि अब तीनों चेंज कर दिए, स्पेसिस भी डिफरेंट कर दिए, ब्रीड भी डिफरेंट हो गया और रिलेटिव भी क्या हो गया, तो एक एक करके बदलते चले गए। क्लियर हो गया। तो इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग हम उम्मीद करते हैं कि आपका बहुत क्लियर हो गया होगा। इसी जगह पे हमने मेल लिया है और फीमेल लिया। यदि ये दोनों मेल और फीमेल जो है यदि सेम स्पेसिस से है, सेम ब्रीड से है और ये दोनों आपस में रिलेटिव भी है, तो वो इनब्रीडिंग कराएगा, कोई डाउट नहीं है। यानी ये दोनों जो है मेल और फीमेल आपस में रिलेटिव है, सेम स्पेसिस से, सेम ब्रीड से, तो वो ब्रीडिंग क्या कहलाएगा, इनब्रीडिंग कहलाएगा, कोई डाउट नहीं है, एकदम क्लियर। अब आइए, यदि ये दोनों आपस में सेम स्पेसिस से और सेम ब्रीड से, सेम स्पेसिस है, सेम ब्रीड है, लेकिन रिलेटिव नहीं है, रिलेटिव नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, तो आउट ब्रीडिंग कहलाएगा। और आउट ब्रीडिंग में क्या कहलाएगा, तो आउट क्रॉस कहलाएगा। एकदम इसको बार बार बोल करके और सुन करके और देख करके इस 3 तरीके से एकदम मजबूत कर लेना और बाद में लिख करके 100% पूरा करना है। क्लियर हो गया। अब यदि ये दोनों आपस में स्पेसिस दोनों का सेम हो, स्पेसिस जाति दोनों का क्या हो, सेम हो, स्पेसिस वाला जाति, लेकिन ब्रीड डिफरेंट हो जाए तो रिलेटिव भी डिफरेंट हो जाएगा। यदि ब्रीड चेंज तो रिलेटिव भी चेंज, यानी रिलेटिव होगा ही नहीं। तो यदि ब्रीड डिफरेंट हो जाए तो भी ये आउट ब्रीडिंग होगा
और आउट ब्रीडिंग में क्या होगा, क्रॉस ब्रीडिंग होगा, जिसमें स्पेसिस तो दोनों यानी मेल फीमेल दोनों सेम स्पेसिस से होगा, लेकिन दोनों का ब्रीड क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और अब यदि ये मेल और फीमेल यदि हम लोग लिए हैं, ये दोनों का स्पेसिस ही अलग हो जाए, जैसे एक हॉर्स हो जाए एक डंकी हो जाए, तो दोनों का स्पेसिस क्या हो गया, अलग हो गया, तो ब्रीड भी अलग हो ही जाएगा और रिलेटिव तो होगा ही नहीं होगा। और साथ में ये जो फर्टिलाइजेशन कराएगा हॉर्स और डंकी का, ये क्या कराएगा, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। और एक एक को आप चेंज करते गए, इसमें स्पेसिस सेम ब्रीड सेम रिलेटिव सेम, यहाँ पे क्या किया, स्पेसिस सेम ब्रीड सेम रिलेटिव चेंज, ये हो गया। यहाँ क्या किया, स्पेसिस सेम ब्रीड चेंज, ब्रीड डिफरेंट और रिलेटिव भी डिफरेंट हो गया, यानी रिलेटिव है ही नहीं, ये हो गया। और इधर क्या किए, स्पेसिस भी डिफरेंट, ब्रीड भी डिफरेंट और रिलेटिव तो खत्म ही हो गया, तो इसका मतलब हो गया ये इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो ये बड़ा फोकस करके रखना कि आउट ब्रीडिंग के अंदर आउट क्रॉस आता है जिसमें कि ब्रीड सेम होगा, और जैसे क्रॉस ब्रीडिंग बोलोगे तो क्रॉस का मतलब होता है डिफरेंट, क्रॉस का मतलब। और यहाँ पे क्या आया है, ब्रीडिंग, तो ब्रीडिंग वर्ड ब्रीड से आया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्रॉस ब्रीड, क्रॉस का मतलब पकड़ोगे डिफरेंट और ब्रीड का मतलब हो गया ब्रीड, तो यहाँ पे ब्रीड डिफरेंट होगा। ये क्वेश्चन पूछता है, तुम इसी से वर्ड से पकड़ के रखोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। क्रॉस का मतलब कर देना डिफरेंट, जैसे बोलते क्रॉस किया, क्रॉस किया, यहाँ क्रॉस का मतलब यहाँ पे कर लोगे क्या, क्रॉस किया, तो क्रॉस जब भी करोगे तो सेम डायरेक्शन में तो क्रॉस नहीं करोगे। तुम यदि किसी को क्रॉस कर रहे हो, जैसे ये हाथ मेरा इस हाथ को क्रॉस कर रहा है, तो क्या सेम डायरेक्शन में क्रॉस करेगा, ऐसे चलेगा तो क्रॉस हो जाएगा, नहीं, क्रॉस करने के लिए क्या होगा, डिफरेंट, क्रॉसिंग ओवर, सेम क्रोमेटिड के बीच में हो रहा था या डिफरेंट क्रोमेटिड, तो डिफरेंट क्रोमेटिड के बीच में हो रहा था। तो यानी जब भी आप क्रॉस वर्ड लगाओगे तो वो डिफरेंट के लिए लगता है, कभी क्रॉस वर्ड सेम के लिए लगता है। यहां पे क्रॉस का मतलब हो गया डिफरेंट। और ब्रीडिंग जो वर्ड है, इस ब्रीडिंग से निकाल लिए ब्रीड, तो ये पता चल गया मेरे को कि दोनों का जो ब्रीड होगा, इसमें मेल और फीमेल का जो ब्रीड होगा वो ब्रीड क्या होगा, सेम होगा या डिफरेंट होगा, तो डिफरेंट होगा। कैसे, तो क्रॉस से कर लिए डिफरेंट और ब्रीडिंग से क्या निकाले, ब्रीड, तो दोनों का ब्रीड डिफरेंट होगा, तो स्पेसिस क्या हो गया, सेम हो गया, स्पेसिस यहाँ पे सेम हो जाएगा। क्लियर। तो एनिमल ब्रीडिंग में यहाँ पे मेथड्स में आपका बताया गया कि क्या क्या मेथड्स होगा, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग में क्या क्या आएगा, आउट ब्रीडिंग में आउट क्रॉस आएगा, क्रॉस ब्रीडिंग आएगा, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन होगा, इंटर मतलब बिटवीन हो गया और स्पेसिफिक मतलब स्पेसिस पकड़ लीजिएगा, स्पेसिफिक वर्ड जो आया वो स्पेसिस से आया। और हाइब्रिड जब भी होता है तो दो डिफरेंट चीज मिलता है तो हाइब्रिड होता है। और इसका फिर डिटेलिंग करेंगे, तो केवल अभी आपको ओवरव्यू कर दिया कि कब इन ब्रीडिंग बोलोगे, कब आउट ब्रीडिंग का आउट क्रॉस बोलोगे, आउट ब्रीडिंग का क्रॉस ब्रीडिंग बोलोगे और आउट ब्रीडिंग का इन ब्रीडिंग हाइब्रिडाइजेशन बोलोगे। ये तो आपका इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन बोलोगे। ये तो केवल ओवरव्यू किया हुआ है, ये करते कैसे हैं, इन ब्रीडिंग कैसे होता है, आउट क्रॉस कैसे होता है, क्रॉस ब्रीडिंग कैसे होता है और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, ये तो डिटेलिंग करना भी हमको बाकी है। लेकिन ये आप देख करके बता सकते हो कि कब तुम इन ब्रीडिंग बोलोगे और कब तुम आउट ब्रीडिंग बोलोगे। क्लियर हो गया। इन का मतलब होता है सिंपल, इन का मतलब होता है में, तो यहाँ पे इन का मतलब, यहाँ इन ब्रीडिंग है तो में, किस में, तो सेम स्पेसिस में, किस में, तो सेम ब्रीड में, सेम रिलेटिव में, तो सेम रिलेटिव में, तो यानी सब क्या हो गया, कॉमन ही हो गया। इसका मतलब होता है आउट ब्रीडिंग में हो गया कि आउट मतलब बाहर, इसमें बाहर देखना, उसमें में देखें और इसमें क्या देखेंगे, बाहर। अब जैसे बोले आउट क्रॉस, तो आउट मतलब क्या हो गया, बाहर, तो इसका मतलब क्या हो गया, किसके बाहर, तो रिलेटिव के बाहर। अब इसका में नहीं देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किसके बाहर। अब यहाँ पे हो गया क्रॉस ब्रीडिंग, तो ये भी आउट के अंदर आया है, यानी इसमें भी बाहर देखें तो किसके बाहर, तो ब्रीड के बाहर, डिफरेंट ब्रीड मतलब ब्रीड के बाहर। क्लियर। फिर आया इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, तो किसके बाहर, तो स्पेसिस के बाहर, स्पेसिफिक बाहर मतलब सेम स्पेसिस नहीं होना चाहिए। तो अब इसमें हम उतना डिस्कशन नहीं करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो अभी आपका था मेथड्स तो आपका हो ही गया, मेथड्स के बाद जो आपका स्टेप्स है, मेथड्स के बाद का जो स्टेप्स है, तो उस स्टेप्स के लिए बात करते हैं कि एम मतलब जो हम लोग ये ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो ये ब्रीडिंग में तो हमने मेथड्स आपको डिस्कस कर दिया, और इसके बाद मेरे पास में है कि ये जो ब्रीडिंग क्या है, इस ब्रीडिंग का एम क्या है, या एम नहीं बोल करके आप बोल सकते हो कि ऑब्जेक्टिव क्या है। ये जो हम लोग एनिमल ब्रीडिंग कर रहे हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों कर रहे हैं, या एम क्या है मेरे पास में।
तो कोई ना कोई एम लेकर के या ऑब्जेक्टिव लेके ही कोई काम हम लोग करते हैं। इस वाला एम बोल दो या ऑब्जेक्टिव बोल दो, यानी एनिमल ब्रीडिंग का एम बोल दो या ऑब्जेक्टिव बोल दो। ऑब्जेक्टिव मतलब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है या एम क्या है, लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है एनिमल ब्रीडिंग करने का। और एनिमल ब्रीडिंग आया किसमें? एनिमल हस्बेंड्री में। एनिमल हस्बेंड्री को बोले थे कि साइंस प्लस मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में किसका किसका मैनेजमेंट किए थे? हाउसिंग का, हेल्थ केयरिंग का, ब्रीडिंग का, फीडिंग का। ब्रीडिंग, फीडिंग, हाउसिंग एंड हेल्थ केयर। तो ब्रीडिंग आप लाए हो उसमें, तो ब्रीडिंग जो है एनिमल ब्रीडिंग हो चाहे प्लांट ब्रीडिंग हो, एनिमल ब्रीडिंग हो चाहे प्लांट ब्रीडिंग हो, तो ब्रीडिंग का एक वर्ड पकड़ के रखना, चाहे एनिमल ब्रीडिंग बोलो चाहे प्लांट ब्रीडिंग बोलो, फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन। ये हो गया यहाँ पे ब्रीडिंग का मतलब। यहाँ पे तुम यदि फर्टिलाइजेशन पकड़ के रखोगे तो तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन सही होने लगे इस जगह पे एनिमल ब्रीडिंग के केस में। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे एनिमल ब्रीडिंग के केस में क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेरा एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है एनिमल ब्रीडिंग करने के लिए। तो सबसे पहला मेरा एम हो गया कि एनिमल का ग्रोथ करवाना। मतलब एनिमल में क्या हो? ग्रोथ। तो आपको बोलेगा कि एनिमल ब्रीडिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो एनिमल का ग्रोथ, कोई डाउट नहीं। दूसरा हो जाएगा उसका प्रोडक्ट यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, यानी प्रोडक्टिविटी, उसके प्रोडक्ट का प्रोडक्टिविटी यानी एनिमल का प्रोडक्टिविटी, एनिमल का प्रोडक्टिविटी यानी एनिमल जो प्रोडक्ट बना रहा है उसका जो उत्पादन है उसको इंक्रीज कराना, यानी उसके एनिमल का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करवाना। तो पहला हो गया एम आपका क्या? एनिमल का ग्रोथ। दूसरा क्या हो गया? एनिमल का प्रोडक्टिविटी, यानी वो जो प्रोडक्ट बना रहा है वो ज्यादा बने। क्लियर हो गया। तीसरा आ जाइए, प्रोडक्टिविटी के बाद नेक्स्ट में आप आ जाइए कि डिजायर्ड क्वालिटी। डिजायर्ड क्वालिटी, डिजायर्ड क्वालिटी, डिजायर्ड मतलब होता है आपका इच्छा। आप जिस क्वालिटी को चाह रहे हो एनिमल में, जैसे मेरे पास एक काऊ है और इस काऊ के ऑफ स्प्रिंग में मैं चाह रहा हूं कि इस काऊ के ऑफ स्प्रिंग में मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास में इस केस में ऑफ स्प्रिंग के केस में जो मिल्क बन रहा है, ये काऊ है आपका, जो मिल्क बन रहा है वो आपका प्रोटीन रिच हो, या ये जो ऑफ स्प्रिंग है ये डिजीज रेजिस्टेंट हो, या स्ट्रेस रेजिस्टेंट हो। तो हम जो डिजायर्ड क्वालिटी चाहिए या चाह रहे हैं कि जो मिल्क है वो न्यूट्रिएंट रिच हो, तो हम यदि कोई भी डिजायर्ड कैरेक्टर एनिमल के अंदर लाना चाहते हैं तो उसको ला सकते हो एनिमल ब्रीडिंग की मदद से ही। तुम यदि एनिमल में ग्रोथ कराना चाहते हो तो एनिमल ब्रीडिंग की मदद से हो जाएगा। उसका प्रोडक्ट को बढ़ाना चाहते हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हो तो एनिमल ब्रीडिंग की मदद से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। यदि तुम एनिमल में डिजायर्ड क्वालिटी लाना चाहते हो तो वो डिजायर्ड क्वालिटी भी उसके अंदर आ जाएगा, किससे? तो एनिमल ब्रीडिंग की मदद से। कोई डाउट नहीं, ये 3 पॉइंट एकदम दिमाग में रखिएगा। चौथा पॉइंट में आप आ जाइए, इस जगह पे चौथे पॉइंट में यदि आप आइएगा तो रेजिस्टेंट टू डिजीज, स्ट्रेस एंड स्ट्रेस इन्वायरमेंटल कंडीशन, स्ट्रेस इन्वायरमेंटल कंडीशन। अब आइए, यानी आपका एम या ऑब्जेक्टिव फिक्स था कि हम एनिमल ब्रीडिंग के अंदर एनिमल का ग्रोथ कराएंगे, उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, एनिमल का ग्रोथ कराएंगे, एनिमल का प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, एनिमल में डिजायर्ड क्वालिटी लेके आएंगे और एनिमल को रेजिस्टेंट कर देंगे। किसके लिए? तो डिजीज के लिए। यदि कोई चीज किसी चीज के लिए रेजिस्टेंट है तो वो चीज उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जैसे हम बोलते हैं कि ये जो बोर्ड मेरा है ये वाटर रेजिस्टेंट है, इसका ये वाटर इसको डैमेज नहीं कर सकता। आप यदि किसी एनिमल को
डिजीज रेजिस्टेंट कर दिए तो इसका मतलब जिस डिजीज के लिए उसको रेजिस्टेंट किया होगे वो डिजीज उसको नहीं हो सकता, यानी वो बैक्टीरिया वो पैथोजन उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो इसका मतलब क्या होगा, यदि उसको डिजीज नहीं होगा तो आपका प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहेगा, आपका ग्रोथ क्या होगा, मेंटेन होगा। यदि एनिमल को डिजीज हो जाएगा तो प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस लेकर के आप क्या करते हो कि रेजिस्टेंट करते हो, क्या डिजीज के लिए रेजिस्टेंट करते हो, तो वो किसकी मदद से हो सकता है, तो एनिमल ब्रीडिंग की मदद से हो सकता है। किसी एनिमल को यदि तुम डिजीज रेजिस्टेंट कर रहे हो तो वो एनिमल को डिजीज रेजिस्टेंट तुम किसकी मदद से कर सकते हो, तो एनिमल ब्रीडिंग की मदद से कर सकते हो। किस स्ट्रेस रेजिस्टेंट टू स्ट्रेस, तो स्ट्रेस के लिए यदि तुम रेजिस्टेंट करना चाहते हो, यानी स्ट्रेस का मतलब होता है दबाव, परेशानियां, तो उस स्ट्रेस के लिए भी एनिमल को रेजिस्टेंट करना होगा कि स्ट्रेस का उसका कोई फर्क नहीं पड़े उसके ऊपर, नहीं तो क्या होगा कि उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। फिर इन्वायरमेंटल कंडीशन, स्ट्रेस इन्वायरमेंटल कंडीशन, यानी इन्वायरमेंट जो है वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा है या ठंडा बहुत ज्यादा पड़ गया किसी समय, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑर्गेनिज्म मेरा ऐसा है जो कि इन्वायरमेंटल जो कंडीशन है वो स्ट्रेस कंडीशन यदि बदलता भी है तो एनिमल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ज्यादा ठंडा हो गया तो भी जो हम एनिमल पाल रहे हैं यदि वो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को टॉलरेट कर देगा तो मेरे प्रोडक्टिविटी पे, उस जो ऑर्गेनिज्म है उसके प्रोडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन्वायरमेंटल, ये स्ट्रेस इन्वायरमेंटल कंडीशन को भी फेस करना चाहिए, उसके लिए भी रेजिस्टेंस होना चाहिए कि जो इन्वायरमेंटल आपका स्ट्रेस कंडीशन है उसको भी वो फेस कर जाएगा ताकि उसके प्रोडक्टिविटी पे कोई फर्क। तो इतने जो आपके क्वालिटी है ये आपका आ सकता है किससे, तो एनिमल ब्रीडिंग की मदद से। यानी एनिमल ब्रीडिंग की मदद से एनिमल में ग्रोथ बढ़ा सकते हो, प्रोडक्टिविटी उसका बढ़ा सकते हो, उसमें डिजायर क्वालिटी ला सकते हो, रेजिस्टेंट टू डिजीज, स्ट्रेस एंड स्ट्रेस इन्वायरमेंटल कंडीशन, यानी डिजीज के लिए रेजिस्टेंट कर सकते हो, स्ट्रेस के लिए रेजिस्टेंट कर सकते हो और इन्वायरमेंटल स्ट्रेस कंडीशन के लिए भी रेजिस्टेंट कर सकते हो। और ये तीनों चीज यदि हो जाएगा तो प्रोडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी जो है वो हमेशा मेंटेन रहेगा। इसमें कोई डाउट आपको पूरा क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, तो इसको आप दिमाग में रखेंगे। क्लियर।